जय हिंद दोस्तों। आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास साइंस करंट अफेयर्स के अंतर्गत पार्ट नंबर 2 है। ध्यान दीजिएगा, इससे जो पिछली क्लास हमारी हुई थी उस क्लास के अंतर्गत हमने स्पेस टेक के संदर्भ में और उसके साथ ही साथ जो भी रिसेंट में एडवांस डेवलपमेंट हुए, जैसे कि भारत का पहला क्वांटम विलेज कौन सा है, विज्ञान धारा स्कीम कैसी है, ठीक है, ग्रीन स्टील का टेक्सोनॉमी हम लोग किस प्रकार से करते हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने पिछली क्लास में तैयार किया था। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम लोग इन्वायरमेंट के संदर्भ में जो भी रिसेंट के डेवलपमेंट है वहां से चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, चीजों को समझना स्टार्ट करेंगे। और फिर से मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि पिछली क्लास की तरह मैं इस क्लास में भी आपको सारे फैक्ट याद करा करके छोड़ूंगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। देखिए, आप लोगों को काम एक बस करना है। इस क्लास के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि हम आपको 500 क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, ठीक है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स की क्विज दे रहे हैं। ठीक है, ये क्विज बाइलिंगुअल आपको अवेलेबल है। 99 रुपए इसका फीस है। जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया, लगभग 2000 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है, उन लोगों ने इसको ज्वाइन किया हुआ है, तो उनके साथ साथ आप भी इस प्रोग्राम में जुड़िए। इन क्वेश्चंस को देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं और ये आपके टॉपिक को रिवाइज करने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को यहां पर स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला जो टॉपिक है एनवायरनमेंट के संदर्भ में वो है रामसर साइट। देखो, रामसर साइट एक ऐसा टॉपिक है ना, मतलब एस्पिरेंट के जीवन में सबसे बड़ा सरदर्द है रामसर साइट। क्यों? कि आज हमने याद किया कि इतने रामसर साइट है, कल को 2 ठो और बढ़ गए, पता चला एग्जाम देते देते आपके 3-4 बार रामसर साइट की संख्या बढ़ गई। अब क्या किया जाए? तो इस केस में आपको बस एक काम करना है, अपना फंडामेंटल क्लियर करो, अपना बेसिक तैयार करो। जैसे कि रामसर साइट है क्या? तो अगर आप ध्यान दोगे, ईरान में एक शहर है, उसका नाम है रामसर। देखो, नाम है राम, लेकिन कहां पर है? ईरान में। ठीक है, तो ईरान के रामसर शहर में 1971 में, ठीक है, 1971 में वेटलैंड को लेकर के एक कन्वेंशन साइन किया गया था। ठीक है, उसका नाम था रामसर कन्वेंशन। अच्छा, एक बात और समझो भाई, अगर मैं एग्जैक्टली डेट की बात करूं कि कन्वेंशन कब साइन किया गया था, तो डेट है 2 फरवरी। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में वेटलैंड के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन साइन किया गया और उसी के बाद से हमने रामसर साइट के पूरे कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया। ध्यान से समझना, 1971 में वो कन्वेंशन साइन किया गया था, वो कन्वेंशन बनाया गया था, लेकिन भारत जो है, भारत 1982 में इस कन्वेंशन में शामिल होता है। ठीक है, 1971 में कन्वेंशन बनता है, 1982 में भारत शामिल होता है और उसके पश्चात से अभी तक भारत में जो कुल रामसर साइट की संख्या है, ध्यान देना, क्लास बनाते बनाते जो रामसर साइट की संख्या है वो है 91। ठीक है, 91। अगर हम पूरे विश्व में बात करें तो पूरे विश्व में टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट के संदर्भ में, ठीक है, रामसर साइट की संख्या के संदर्भ में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर आता है। भारत कहां पर आता है? तीसरे स्थान पर। कितने रामसर साइट के साथ? तो भारत में कुल 91 रामसर साइट है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर आपका यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन और नॉर्दर्न आइलैंड यहीं पर आपका शामिल हो जाता है। ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन में आपके सबसे ज्यादा रामसर साइट है। ठीक है, संख्या नहीं याद करनी है, संख्या भूल जाओ। इसके बाद कहां पर रामसर साइट है? तो इसके बाद आपका सेकंड नंबर पर मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको। तो ये सबसे पहले तो ये पॉइंट नोट करो क्या, कि पूरे विश्व में रामसर साइट की संख्या के संदर्भ में भारत की पोजीशन थर्ड है। पहले नंबर पर यूके और ब्रिटेन और नॉर्दर्न आइलैंड शामिल होता है, सेकंड नंबर पर मैक्सिको शामिल होता है और थर्ड नंबर पर आपका भारत शामिल होता है। ठीक है, बात क्लियर? अच्छा भाई, अगर हम भारत के अंदर बात करें, ठीक है, तो भारत के अंदर स्टेट के अकॉर्डिंग अगर हम राज्यों के अनुसार जाएं तो सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो आपके तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कुल 20 रामसर साइट है और सेकंड स्थान पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है, जहां पर कुल 10 रामसर साइट है। तो पहली बात, भारत में कुल 91 रामसर साइट के साथ भारत तीसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश कुल 10 रामसर साइट के साथ भारत में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो थर्ड और ये सेकंड दो पोजीशन तो आप लोगों को याद रखनी ही रखनी है। अच्छा भाई, अब एक चीज और समझो। अब कुछ अभी क्या है ना, पिछली क्लास जब मैं बना रहा था इन्वायरमेंट की आप लोगों की, तो इन्वायरमेंट की क्लास में आपको याद करा था भाई, देखो 89 रामसर साइट भारत में थे, अभी 2 फिर नए बढ़ गए हैं। तो 2 जो नए बढ़े हैं रामसर साइट, वो रामसर साइट कौन से हैं? देखो, कई बार क्या होता है ना, प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा, क्या रामसर साइट आपको एक कॉलम में दे देगा और एक कॉलम में स्टेट के नाम दे देगा और कहेगा इन रामसर साइट को उनके स्टेट से मैच द कॉलम में आप आंसर करिए। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे भी बनते, तो इसलिए हमको रामसर साइट के स्टेट का नाम याद करना है, एटलीस्ट जो न्यूज में रहे। जैसे कि अब समझो खीचन वेटलैंड, ठीक है, जो खीचन वेटलैंड है ये कहां पर जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है फलोदी, राजस्थान का फलोदी जिला है
उसमें खींचन आर्द्रभूमि को शामिल किया गया रामसर साइट के अंतर्गत। ठीक है, राजस्थान के ही उदयपुर के, ध्यान समझिएगा, राजस्थान में जो उदयपुर जिला है वहां पर एक रामसर साइट, उसका नाम है मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मीनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। तो खींचन और मीनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स दोनों राजस्थान में है। जो खींचन है वो राजस्थान के फलोदी जिला में स्थित है। ठीक है, खींचन कहां पर, राजस्थान के फलोदी जिला में स्थित है। और यहां पर ध्यान दोगे तो इस खींचन वेटलैंड में दो वाटर बॉडीज है। एक वाटर बॉडी का नाम है रात्रि नदी और दूसरे का नाम है विजय सागर तालाब। अब समझो, देखो प्रश्न हो सके खींचन वेटलैंड पर पूछ दे कि खींचन वेटलैंड में निम्नलिखित में से क्या क्या शामिल है। तो पहला ऑप्शन देगा यह फलोदी जिला में लोकेटेड है। सेकंड ऑप्शन देगा यह रामसर साइट नहीं है। थर्ड ऑप्शन देगा यहाँ पर दो वाटर बॉडीज रात्रि नदी और विजय सागर तालाब पाया जाता है। और चौथा ऑप्शन क्या देगा कि यहाँ पर एक प्रवासी पक्षी जिसका नाम है डेमोइसेल क्रेन ये आते हैं। तो ध्यान समझना, ये डेमोइसेल क्रेन यहाँ पर आते हैं, दो वाटर बॉडीज है, फलोदी जिला में लोकेटेड है और ये एक रामसर साइट है। अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड रामसर साइट अभी राजस्थान में जोड़ा गया उसका नाम है मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, जो कि राजस्थान के उदयपुर जिला में है। ठीक है, ये जो पूरा गांव है ना, मीनार का जो पूरा गांव है, इस गांव में लोगों में, समाज में बर्ड्स को लेकर के, पक्षी को लेकर के एक अच्छी संवेदनशीलता देखने को मिलती है। ठीक है, इसीलिए इस पूरे गांव को हम लोग बर्ड विलेज के नाम से भी जानते हैं, पक्षी ग्राम के नाम से भी जानते हैं। तो प्रश्न पूछेगा हाल ही में चर्चा रहा बर्ड विलेज कौन सा है, और चार विकल्प देगा। तो क्या आंसर टिक करना है, राजस्थान का मेनार गांव, उदयपुर जिले में मेनार गांव है जहां पर मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो ये सारा पॉइंट ध्यान रखना है। राजस्थान में इन दोनों के अलावा इससे पहले भी कुछ रामसर साइट थे, जैसे कि केवलादेव नेशनल पार्क और सांबर झील। ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क और सांबर झील। तो अब राजस्थान में कुल 4 रामसर साइट की संख्या हो चुकी है। अब चूंकि करंट का टॉपिक है तो एक बार हमने उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद समझो भाई, अब यहां पर क्या किया हुआ है ना कि सभी रामसर साइट, जो टोटल 91 रामसर साइट भारत में है, उनका नाम और उनके राज्यों का नाम यहां पर दिया गया है। देखो मेरा सजेशन आपको ये है कि इसको एक बार घुमा लेना, इसको एक बार देख लेना। जैसे कि अब समझो, मानो आपसे प्रश्न ऐसे पूछ दे, ठीक है, प्रश्न क्या पूछ दे आपसे कि बेम्बनूर जो वेटलैंड है वो किस स्टेट में है। ठीक है, तो तमिलनाडु में, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये करंट का टॉपिक भले ना हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और ऐसे प्रश्न पूछे आते हैं। ठीक है, इसी के अलावा अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो कुछ और ऐसे वेटलैंड है, जैसे कि केचे ओपलरी वेटलैंड कहाँ पर है, सिक्किम में। रुद्र सागर झील, अगर ये पूछ देना तो मैक्सिमम लोग रुद्र सागर झील का उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश मार करके आ जाएंगे। ध्यान से समझना, रुद्र सागर झील जो है ये त्रिपुरा में लोकेटेड है। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में, दीपोर झील आपका असम में। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो जो इंपॉर्टेंट कुछ वेटलैंड है जो मैं आपको टिक करा दे रहा हूँ, जैसे कि काबरताल आपका बिहार में, नागी और नकटी ये भी बिहार में, अभी रिसेंट में ही जोड़ा गया। ठीक है, 2023 में आपको नागी और नकटी दोनों जोड़ा गया है। तो बहुत करंट का ही टॉपिक है। ठीक है, तो नागी, नकटी, काबरताल सब बिहार में आपका लोकेटेड है, बगल में लोकेटेड है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। ठीक है, अष्टमुड़ी केरल, बेम्बनाद केरल। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो तो आपका याद करना, अब देखो राजस्थान में मैंने क्या कहा, 4 वेटलैंड हो चुके हैं। कौन से, केवलादेव, सांभर और खींचन जो अभी जोड़ा गया, फलोदी वाला, फलोदी डिस्ट्रिक्ट वाला, और मीनार जो कि उदयपुर डिस्ट्रिक्ट वाला है। ठीक है, तो ये चारों भी आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा गुजरात का खिजड़िया वेटलैंड। ठीक है, आप यहाँ पर देखो तो कुछ और इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मध्य प्रदेश में सिरपुर, मध्य प्रदेश में भोज। ठीक है, ये 2 वेटलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी यहाँ पर ध्यान रखना। अब कहोगे सर आपने बाकी स्टेट का याद करा दिया, यूपी का क्या करना है। तो देखो यूपी के 10 वेटलैंड जो हैं, यहाँ पर मैं बहुत स्ट्रिक्टली आपसे कह रहा हूँ, वो 10 वेटलैंड किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है वो याद होना ही चाहिए। तो एक चार्ट बनाओ, यहीं पर नोट करो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे जीरा वाला एक कॉलम बनाओ और वहां पर नोट करो कि ये सारे 10 वेटलैंड किस किस जिला में, पता नहीं इस मैगजीन में क्यों नहीं दिया, बट ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, जैसे प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि समन पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, जो समन पक्षी अभ्यारण्य है वो किस जिले में लोकेटेड है। ठीक है, तो समन पक्षी अभ्यारण्य कहां पर आपका है, ये है मैनपुरी में। ठीक है, सरसई नावर वेटलैंड कहां पर है, तो सरसई नावर आपका इटावा में है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, तो उन्नाव में है। पार्वती अर्गा वेटलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड है। क्यों इंपॉर्टेंट है पता है, मैं आपको याद कराता हूं। देखो पार्वती अर्का पर हम लोग अभी आएंगे, लेकिन पहले उससे पहले आप ये पॉइंट को याद करो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वेटलैंड के संदर्भ में। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है ध्यान समझिएगा। दरअसल अभी रिसेंट में क्या हुआ कि जो हमने आपको कहा ना कि 1971 में 2 फरवरी को हमने क्या किया था कि रामसर कन्वेंशन पर साइन किया था। रामसर कन्वेंशन को पूरे विश्व में एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसी 2 फरवरी की याद में हम लोग हर बार वर्ल्ड वेटलैंड डे को सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस को सेलिब्रेट करते हैं।
अब प्रश्न आपसे क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी, बहुत सिंपल टॉपिक है। प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि वर्ल्ड वेटलैंड डे का जो थीम है इस बार का, वो थीम क्या है, तो थीम क्या है, ध्यान समझिएगा, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर अवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, हमारे साझा भविष्य के लिए अर्ध भूमियों का संरक्षण। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपसे एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है पता है, कि इस बार भारत में वर्ल्ड वेटलैंड डे को कहां पर सेलिब्रेट किया गया, तो ध्यान समझना, मैंने अभी पार्वती अर्गा का नाम लिया था, ठीक है, तो पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो कि यूपी के गोंडा में है, यहीं पर 2025 के वर्ल्ड वेटलैंड डे को सेलिब्रेट किया गया है। तो ये टॉपिक यूपी स्पेसिफिक होने के कारण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या याद करना है हम लोगों को, 2 चीजें, रामसर साइट, रामसर कन्वेंशन जो हुआ था वो ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 को हुआ था। भारत 1982 में शामिल होता है। 2025 की जो थीम है वो है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर अवर कॉमन फ्यूचर, हमारे साझा भविष्य के लिए अर्ध भूमियों का संरक्षण। ध्यान देना, 2025 का जो वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया गया वो यूपी के गोंडा जिला के पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य में सेलिब्रेट किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो भाई, मैं टॉपिक पर फिर से लौटता हूं, ठीक है, मैं आपको ये यूपी वाला याद करा रहा था, अब समझो इनके अलावा कुछ और नोट कर लो यहाँ पर आप लोग, जैसे कि समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, जो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य आपका है वो किस जिले में है, ठीक है, तो वो रायबरेली में है। सांडी पक्षी अभ्यारण्य आपका हरदोई में है, ठीक है। हैदरपुर पक्षी अभ्यारण्य जो आप लोगों का है वो मुजफ्फरनगर में है। सुर सरोवर, ध्यान समझना, कई बार सुर सरोवर की जगह आपको कीठम झील देगा, क्या देगा, कीठम झील। अब ये कीठम झील कहाँ पर है, आगरा में लोकेटेड है, ठीक है, तो या तो सुर सरोवर दे या तो कीठम झील दे, दोनों आगरा में मारना है। ऊपरी गंगा नदी का जो पूरा क्षेत्र है ये आपका ब्रिज घाट से नरोरा तक का पूरा क्षेत्र होता है जो कि बुलंदशहर और बिजनौर के क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये आपको टिक करना है। इसके अलावा बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये संत कबीर नगर में है। तो ये जो 10 रामसर साइट यूपी में लोकेटेड है, इनके जिलों के नाम आपको याद करने हैं। यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस में मैच द कॉलम में ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। 4 रामसर साइट का नाम देगा, 4 जिलों का नाम देगा, मैच कराना रहेगा, ठीक है। या फिर केवल ऐसे भी पूछ सकता है कि सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, ठीक है, तो हरदोई, ये आप लोगों को टिक करना रहेगा। तो ये काम आप लोग कर लीजिएगा, मैंने आप लोगों को 10 पॉइंट यहाँ पर याद भी करा दिया, 10 पॉइंट बता भी दिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक है उसका नाम है पोलर रिसर्च वेसल, ठीक है, पोलर रिसर्च वेसल। अब ये क्या है भाई, देखो इंडिया के शिप बिल्डिंग सेक्टर में, ठीक है, हम शिप बिल्डिंग मतलब जो शिपों का निर्माण होता है ना, उस सेक्टर में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। माइलस्टोन क्यों है, क्योंकि भारत में पहली बार, देखो जब भी पहली बार टर्म आएगा ना मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो भारत में पहली बार इंडिजीनियस तरीके से, स्वदेशी रूप से पोलर रिसर्च वेसल का निर्माण किया जाएगा। अब नाम क्या है इसका, पोलर रिसर्च वेसल, मतलब पोलर मतलब ध्रुवीय क्षेत्र में, रिसर्च मतलब अनुसंधान किया जाएगा, और वेसल मतलब एक ऐसा शिप है, एक ऐसा यान है जिसमें उस चीज को काम किया जाए, मतलब ये प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। उस वेसल से हम लोग जाएंगे उस क्षेत्र में, उस अपना रिसर्च वहां पे करने वाले हैं, ठीक है। तो पहली बार भारत में स्वदेशी रूप से एक पोलर पोलर रिसर्च वेसल का निर्माण किया जाने वाला है। कौन कर रहा है नीचे निर्माण इसका, तो निर्माण करने वाला जो संगठन उसका नाम ध्यान रखना आप लोग, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, GRSC, कोलकाता में ये कंपनी है। ये कंपनी है क्या, तो मैं आपको बताऊं तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये एक मिनी रत्ना कंपनी है, ठीक है, नोट कर लेना इस बात को, ठीक है, कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक कंपनी है, ठीक है, एक PSU सेक्टर की कंपनी है, उसका नाम है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये कंपनी जो कि कलकत्ता में बेस्ड है, इसके साथ ही साथ नॉर्वे की एक कंपनी, ध्यान दीजिएगा कौन सा देश पार्टिसिपेट कर रहा है, तो नॉर्वे। प्रश्न पूछेगा कि पहली बार भारत में स्वदेशी रूप से पोलर रिसर्च वेसल का निर्माण करने के लिए कौन से देश की कंपनी शामिल हो रही है, तो नॉर्वे की कंपनी, ठीक है। नॉर्वे की कंपनी का क्या नाम है, कोंग्सबर्ग, ठीक है। तो भारत की जो कंपनी थी उसका नाम था गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता, और इसके साथ साथ जो नॉर्वे कंपनी थी उसका नाम था कोंग्सबर्ग, ठीक है, कोंग्सबर्ग। तो ये 2 कंपनियां मिलकर के भारत में पहली बार पोलर रिसर्च वेसल का निर्माण कर रही हैं। किसके लिए निर्माण कर रही है, क्यों कर रही है, कौन रिसर्च करेगा, तो भारत में एक संगठन है, ठीक है, उसका नाम है राष्ट्रीय ध्रुवी, ठीक है, राष्ट्रीय ध्रुवी और समुद्री अनुसंधान केंद्र, NCPOR, क्या, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। ये जो संगठन है, इस संगठन का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, तो मस्त जगह पर है, गोवा में, ठीक है, गोवा में।
बस घूमी घूमी करने वाली जगह है, ठीक है। तो एनसीपीओआर राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र, ठीक है, ये केंद्र करता क्या है, तो अंटार्कटिका क्षेत्र में आपने सुना होगा 2 रिसर्च सेंटर भारत के, उनका नाम क्या है, एक का नाम है मैत्री, एक का नाम है भारती, ठीक है, एक का नाम है मैत्री, एक का नाम है भारती। इसके अलावा आपने सुना होगा आर्कटिक क्षेत्र में हमारा हिमाद्री है, ठीक है, हमारा हिमाद्री है, हिमालय पर हमारा हिमांश है। ये सब क्या है, ये सब हमारा रिसर्च सेंटर है हमारे, ठीक है, किसके अंतर्गत, एनसीपीओआर के अंतर्गत, ठीक है, इस संगठन के अंतर्गत ये हमारे कुछ रिसर्च सेंटर है। अच्छा, मैं आपको अगर यहाँ पर एनसीपीओआर मतलब ये जो ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र उसके बारे में बताऊं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत आता है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका हेडक्वार्टर गोवा में है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो देखो कुछ बातें समझो, मैत्री, भारती, हिमाद्री और हिमांश। मैत्री और भारती आपका अंटार्कटिक क्षेत्र में है, और जो आपका हिमाद्री है वो आपका आर्कटिक क्षेत्र में, हिमालय पर आपका हिमांश है, ठीक है। प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा इन चारों को इनके निर्माण के क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाओ, ठीक है, वर्षानुसार इनको आप एक क्रम में लगाइए। तो ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। आज का जो पहला होमवर्क आप लोगों के लिए वो ये है कि मैत्री, भारती, हिमाद्री और हिमांश को उनके निर्माण के क्रम में आप लोगों को अरेंज करना है, ठीक है। कर लोगे सब लोग। मैं फिर से कह रहा हूँ, जितने प्रश्न दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में वहां से प्रश्न फंसेगा तभी मजा आएगा, ठीक है। तो प्रश्न तैयार होना चाहिए। पता है एग्जाम में क्या याद आएगा, पता है यार, सर ने कहा तो था याद करने को, बट मैं आलसी हूं, मैंने याद नहीं किया। ये काम नहीं करना है, जो कह रहा हूं वो ये काम कर लो आप लोग, बहुत हेल्प करेगा। इसको करने के पश्चात कमेंट सेक्शन में आप लोग उसका जल्दी से अरेंजमेंट कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब देखो बात यह है कि हमने ये तो देख लिया कि भारत में पहला स्वदेशी रूप से पोलर रिसर्च वेसल कौन बना रहा है, ठीक है, क्यों बना रहा है, ये सब बातें हमने पढ़ लिया। इस मैगजीन में एक समस्या मुझे लगी, इस मैगजीन में कुछ ऐसे टॉपिक को छोड़ दिया गया जो कि होने ही चाहिए थे, मतलब बहुत करंट के और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जैसे कि ये एनसीपीओआर जो है, ठीक है। अब इसने क्या किया ना, सागर भवन, ध्यान समझना, सागर भवन, ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपका पोलर भवन, ठीक है, इनका उद्घाटन किया है। सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया है। ये जो पोलर भवन है ये भारत का पहला पोलर एंड ओशियन म्यूजियम है। ये क्या है, नोट करो इस बात को, भारत का पहला पोलर एंड ओशियन म्यूजियम है, उसका नाम है क्या, पोलर भवन। कौन बनवाया है, तो एनसीपीओआर। ये ध्यान रखना, करंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस मैगजीन में नहीं है बट हो सकता है कि आपसे प्रश्न में पूछ ले। अच्छा अब देखो भाई, अगला टॉपिक समझने का प्रयास करो। अगला टॉपिक कह रहा है एक एक पवित्र उपवन है, ठीक है, उसका नाम क्या है, कासमपट्टी वीरा कोविल। पहला पॉइंट क्या, प्रश्न पूछेगा कासमपट्टी, हाल ही में चर्चा में रहा, कासमपट्टी वीरा कोविल जो पवित्र उपवन है वो किस राज्य में लोकेटेड है, तो कहां पर है, तमिलनाडु में। नोट करो, तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है। क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि इसको हाल ही में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, जैव विविधता विरासत स्थल के तौर पर शामिल किया गया है, ठीक है। किस अधिनियम के अंतर्गत, तो ध्यान समझिएगा आप लोग, जैविक विविधता अधिनियम 2002, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाया गया है उसने, ठीक है, राज्य सरकार के साथ मिल करके इसको कासमपट्टी वीरा कोविल पवित्र उपवन को आपका बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। प्रश्न क्या पूछेगा, फिर से बता रहा हूं, प्रश्न पूछेगा कासमपट्टी वीरा कोविल पवित्र उपवन कहां पर है, तमिलनाडु में है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया था, तो वर्ष 2002 में आया था, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, समझ रहे हो। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की घोषणा कौन करता है, तो राज्य सरकारों के द्वारा इनको अधिसूचित किया जाता है, ठीक है। इतनी बातें समझ रहे हो, क्लियर। ये वो जगह होते हैं जो कि सांस्कृतिक मतलब कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस वाले जगह होते हैं, ठीक है। तो इनको राज्य सरकारों के द्वारा संरक्षित करने के लिए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा अब देखो भाई, इसके अलावा तमिलनाडु में आपका अगर ध्यान दोगे तो एक और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, उसका नाम क्या है, उसका नाम है अरिटापट्टी गांव, ठीक है, अरिटापट्टी गांव, ठीक है। तो तमिलनाडु में टोटल 2 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हो गए। पहला क्या हो गया, मतलब पहला हो गया आपका अरिटापट्टी गांव और दूसरा हो गया कासमपट्टी। तो दोनों में पट्टी पट्टी आ रहा है, तो ये जो पट्टी कट्टी हो रही है ना, कहां पर है, तमिलनाडु में हो रही है, ठीक है। कहां पर हो रही है, तमिलनाडु में हो रही है। तो याद कर लो भाई इस पॉइंट को कि पट्टी पट्टी अगर पूछ ले आपसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइड में, तमिलनाडु टिक करना है, कासमपट्टी और अरिटापट्टी। क्लियर। अब देखो भाई, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है,
ये जो आपको वही अथॉरिटी है जिसका निर्माण बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। इसके अकॉर्डिंग पूरे भारत में टोटल 49 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। ठीक है, 49 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, कह रहा है कि अभी जो 49वां जो जैव विविधता विरासत स्थल है उसका नाम क्या है? ठीक है, श्री सिद्धेश्वर स्वामी जीव जैव विविधता विरासत स्थल। ये कहां पर है? तो ये कर्नाटक में है। श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी जैव बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कर्नाटक में लोकेटेड है। देखो बहुत सारे आपको नाम आएंगे, बहुत सारे आपको ऐसे ऑप्शंस आएंगे कि राज्यों का नाम कंफ्यूजन करेगा। ठीक है, एक दो बार पढ़ने का प्रयास करो। ठीक है, एक दो बार पढ़ोगे गारंटी है याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के संदर्भ में सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है वो कहां पर है? तो वो आपका है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। यूपी की भूमिका क्या है? ठीक है, तो यूपी में केवल एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। ठीक है, एकमात्र जैव विविधता विरासत स्थल है। वो कौन सा है? वो है घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर, पुनर्वास केंद्र जो है घड़ियाल का, जो कि लखनऊ के कुकरेल वन में है। ठीक है, लखनऊ के कुकरेल वन में है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। प्रश्न क्या पूछेगा? उत्तर प्रदेश का एकमात्र बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सा है? तो घड़ियाल पुनर्वास केंद्र, कुकरेल, लखनऊ। क्लियर? सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कहां पर है? पश्चिम बंगाल। रिसेंट में आपने जो 49वां अभी देखा वो था श्री सिद्धेश्वर स्वामी जीव जैव विविधता विरासत स्थल, जो कि कर्नाटक में है। इसके अलावा दो आपने पट्टी पट्टी याद किया, एक कासम पट्टी, एक अरिटा पट्टी, जो कि तमिलनाडु में है। याद रहेगा इतनी बातें। बायोडाइवर्सिटी एक्ट वर्ष 2002 का है, बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। याद रखना, इस अधिनियम के अंतर्गत तीन मतलब ऑर्डर में हमने अथॉरिटीज का निर्माण किया है। ठीक है, नेशनल, स्टेट और मतलब जोनल। ठीक है, या फिर डिस्ट्रिक्ट। तो ये तीन चीजें आप लोग ध्यान रखना, ये भी कई बार प्रश्न एग्जाम में बना करके पूछ लेता है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन की। ठीक है, एयर पॉल्यूशन के हम एक रिपोर्ट नहीं देखेंगे, दो तीन रिपोर्ट यहाँ पर देखने वाले हैं, तो दिमाग को बहुत क्लियर रखना है। ठीक है, हम ये याद करेंगे भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, प्रदूषित एरिया कौन सा है, और सेम काम लोग करेंगे विश्व के संदर्भ में भी। ठीक है, ध्यान समझिएगा। जो पहली रिपोर्ट हम लोग देखने वाले उस रिपोर्ट का नाम है, ठीक है, उसका नाम है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। क्या नाम है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ठीक है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट वर्ष 2024 की रिपोर्ट है। कौन जारी किया है? तो जारी करने वाले संगठन का नाम है IQ एयर। IQ एयर ने 7वां 7, ठीक है, ये आपका माही भाई का नंबर है। ठीक है, 7वां वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी किया गया। किसके द्वारा? IQ एयर के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, अब देखो भाई ये करता क्या है। दरअसल ये जो संगठन है, ये जो रिपोर्ट है, ये PM 2.5 डेटा का विश्लेषण करती है। कैसा करती है? PM 2.5 डेटा का विश्लेषण करती है। हाँ समझिएगा, PM 2.5 ही करती है, PM 10 यहाँ पर नहीं कर रही है। तो आपको दिमाग बहुत क्लियर रखना है कि IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट PM 2.5 डेटा के अकॉर्डिंग प्रदूषित शहरों, प्रदूषित देशों की लिस्ट बनाती है। ठीक है, अब समझना ये कह रही है, कह रही है कि पूरे विश्व में टेबल याद करेंगे हम लोग। ठीक है, पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित जो देश है, ठीक है, या फिर जो रीजन है, ठीक है, वो कौन सा है? तो वो है चाड, नमवा ईसन चाड। ठीक है, मतलब चाड क्या है, ध्यान समझिएगा। चाड आपका पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित देश है 2.5 PM 2.5 के संदर्भ में। ठीक है, PM 2.5 क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, निश्चिंत रहो। सेकंड नंबर पर आपका बांग्लादेश शामिल है। थर्ड नंबर पर हमारा पाकिस्तान शामिल है। भाई ये छोटा सा, ठीक है, क्या दिक्कत है। चौथा आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य शामिल है, और पांचवा आपका भारत शामिल है। तो प्रश्न देखो क्या पूछेगा, स्टेटमेंट देगा। पहला स्टेटमेंट कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार भारत पूरे विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित देश है। गलत कथन है। सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन सा है? चाड है। ठीक है, चाड। अच्छा भाई, सेकंड नंबर पर कौन है? तो बांग्लादेश, थर्ड नंबर पर पाकिस्तान, और भारत की रैंकिंग कौन सी है? भारत 5वें स्थान पर शामिल है। ठीक है, याद रहेगा ये। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट IQ एयर के द्वारा जारी किया जाता है, और ये रिपोर्ट बताती है, ठीक है, ये रिपोर्ट बताती है कि भारत का स्थान 5वां है, पहले स्थान पे चाड है। ठीक है, क्लियर। अब आगे देखो ये क्या कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि पूरे विश्व में 12 ऐसे देश हैं, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरे विश्व में 12 ऐसे देश हैं जिन्होंने PM 2.5 के संदर्भ में WHO का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन से कम पॉल्यूशन करने में सफलता प्राप्त की है। ठीक
ठीक है। तो 12 देश ने WHO की गाइडलाइन को फॉलो किया है। ये जो मेजर कंट्रीज हैं, ये सारी कंट्री, ये लैटिन अमेरिकन कंट्री हैं, कैरेबियन कंट्री है, फिर ओशियानी वाली कंट्री है, उस क्षेत्र में रीजन में लोकेटेड है। तो उन क्षेत्रों के 12 देशों ने, ठीक है, WHO का जो गाइडलाइन था उसको फॉलो कर लिया, ठीक है, उसमें सफल हो गए। अच्छा, लेकिन और समझो भाई, क्या रहा कि पूरे विश्व में अगर हम रीजन के अकॉर्डिंग बात करें, क्षेत्रीय विश्लेषण के अकॉर्डिंग बात करें, तो ओशिनिया जो है वो सबसे स्वच्छ क्षेत्र है, ठीक है, सबसे स्वच्छ क्षेत्र है, ये इसकी अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, और देखो क्या कह रहा है, अगर हम यहाँ पर एक बात समझे शहरों के संदर्भ में, ठीक है, शहरों के संदर्भ में, तो पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित जो शहर है, देखो देश क्या था, चार्ड था, भारत की रैंकिंग 5वीं थी, लेकिन पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित जो शहर है वो आपका है बर्निहाट। बर्निहाट है कहां पर, यहाँ पर देखो, ये तो देना चाहिए ना कहां पर है बर्निहाट, ठीक है। तो देखो बर्निहाट आपका है कहां पर, इस बात को याद करो, ये मेघालय में लोकेटेड, ठीक है, मेघालय का एक शहर है, उसका नाम है बर्निहाट, और ये पूरे विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। तो प्रश्न पूछेगा, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर विश्व का बर्निहाट है, या फिर बर्निहाट की जगह पर ऑप्शन आपको क्या देगा कि दिल्ली, आप कहोगे हाँ दिल्ली तो लग तो रहा है यार, दिल्ली में रहते बहुत प्रदूषण है वहां पर है, लेकिन ध्यान देना बर्निहाट, मेघालय का बर्निहाट नॉर्थ ईस्ट का एक जिला है, ठीक है, सबसे प्रदूषित शहर है। सेकंड नंबर पर आपका दिल्ली आता है, और फिर आपको देखोगे तो फोर्थ नंबर पर फिर आपका मुल्लनपुर आता है, ठीक है, और लाहौर आपका 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद क्या करना है, याद पहले तो ये करना है कि बर्निहाट नंबर 1 पर, दिल्ली नंबर 2 पर, दो चीजें याद करो, ठीक है। अच्छा, अब ये याद करो कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 प्रदूषित शहर भारत में है, ठीक है। अच्छा, यही बात हम 10 के संदर्भ में करें तो दुनिया के 10 प्रदूषित शहरों में 6 शहर भारत के हैं, 20 में 13 शहर भारत के हैं, और अगर हम 5 की बात करें तो 5 में 3 शहर भारत के हैं, ठीक है, 3 शहर भारत के हैं। अब देखो यार, प्रश्न घुमा करके कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, प्रश्न घुमा करके कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि आप सबने देखा है पिछली बार एग्जाम में जो आयोग ने गेम खेला था, मतलब वो डिफेंस एक्सरसाइज के डेट पूछ दिया था, तो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो प्रश्न ऐसे एग्जाम में पूछा सकते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 5 में 3, 10 में 6, 20 में 13, ये प्रदूषित शहरों की सूची है भारत की, ठीक है। अब समझो भाई, तो बर्निहाट सबसे प्रदूषित शहर हो गया, दिल्ली दूसरे नंबर पर हो गया। बात करते हैं कैपिटल की, कि सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है पूरे विश्व की, ठीक है। तो ध्यान समझना, सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था, देश कौन सा था, चाड, शहर कौन सा था, बर्निहाट, और सबसे प्रदूषित जो राजधानी है वो सबसे प्रदूषित देश की ही राजधानी है, चाड की राजधानी। चाड, उसका नाम क्या है, एनदजामेना, ठीक है, क्या नाम है, एनदजामेना। भारत, दिल्ली कितने नंबर पर है, दिल्ली दूसरे नंबर पर है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली दूसरे नंबर पर है, सबसे प्रदूषित राजधानियों की सूची में दिल्ली दूसरे नंबर पर है, ठीक है। इतनी बात समझ रहे हो, मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता है, बट समझने का प्रयास करो। क्यों, देखो, अगर एंदजामेना सबसे प्रदूषित शहर है, सबसे प्रदूषित राजधानी है जो कि दिल्ली से ऊपर है, तो भाई दिल्ली से ऊपर तो इस लिस्ट में भी होनी चाहिए थी ना, ये जो लिस्ट आप लोग देख रहे हो, बर्निहाट के बाद फिर आपका एंदजामेना, फिर दिल्ली, क्रम तो ये होना चाहिए था, बट वो क्रम यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर दिल्ली का जो प्रदूषण लेवल दिखाया गया है वो 108.3 दिखाया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना दिखाया गया है, 91.6। तो पहली बात, इस रिपोर्ट में बहुत सारी कमियां हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ, अगर आप ध्यान से समझोगे तो इसमें लिखा हुआ कि इसमें बहुत सारी विरोधाभासी जानकारियां हैं, ठीक है। जानकारी विरोधाभासी ये है कि कहीं पर दिल्ली को 91.8 कह रहा है, कहीं पर 91.6 कह रहा है, तो ये कुछ कुछ समस्याएं बनी हुई, लेकिन हम लोग को बस ऑर्डर याद करना है। पहला ऑर्डर समझो फिर से, सबसे प्रदूषित देश चाड, ठीक है, भारत का स्थान 5वां, सबसे प्रदूषित शहर मेघालय का बर्निहाट, और आपका दिल्ली दूसरे नंबर पर, ठीक है। ये इसी में 5 में 3, 10 में 6 और 20 में 13 शहर भारत के शामिल है, ठीक है। अब देखो, सबसे प्रदूषित राजधानी पूछे तो दिल्ली मत मारना, चाड का, ठीक है, चाड देश का एंदजामेना मानना। रिपोर्ट कौन सी है, तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है, किसके द्वारा है, तो IQ एयर के द्वारा है। आप लोग रिपोर्ट में समस्याएं समझ गए ना, क्या समस्याएं थी, मैंने आपको समस्याएं समझा दिया कि अगर एंदजामेना दिल्ली से ज्यादा प्रदूषित शहर है तो भाई इस रिपोर्ट में पहले क्यों नहीं है, सिंपल सी बात है ना। तो कुछ कुछ तो इसमें एरर्स हैं, बट ठीक है, जो है हमको क्या करना है, हमको तो याद करना है, हम याद करके अपना काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, और देखो भाई, यहाँ पर 100 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 74 शहर भारत के हैं, भाई ये बहुत खतरनाक रिपोर्ट था, ठीक है। 100 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 74 भारत के हैं, ठीक है। भाई अब ये 5, 10, 20 और 100,
याद कर लो। देखो यार प्रश्न बन सकता है तो मैंने आप लोग को याद करा दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रश्न आज तक बना नहीं, इससे प्रश्न बने हुए हैं, इसीलिए मैं याद भी करा रहा हूँ। अब देखो, अब कुछ पॉइंट यहाँ पर समझो आप लोग। ये रिपोर्ट तो आप लोगों की पूरी हो गई। यहाँ पर एक बात समझो, पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है। अभी हम लोग PM 2.5 PM 2.5 कर रहे थे। ये होता क्या है? प्रधानमंत्री तो होते नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर वो मैटर होते हैं, ठीक है, आपके एयर में घुले वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि सांस लेने योग्य होते हैं। मतलब वो इतने छोटे होते हैं कि वो आपके नाक से अंदर चले जाते हैं, ठीक है। इनहेलेबल पार्टिकल्स होते हैं, वो सांस के साथ साथ आपके अंदर चले जाते हैं। और चूंकि उसके अंतर्गत सल्फेट, नाइट्रेट, अमोनिया, क्लोराइड, ब्लैक कार्बन और मिनरल डस्ट होता है, तो ये बहुत हार्मफुल होते हैं शरीर के लिए, ठीक है। प्रदूषण बहुत ज़्यादा करते हैं। जनरली हम लोग पार्टिकुलेट मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक PM 2.5 और एक PM 10। 2.5 मतलब 2.5 माइक्रोमीटर या फिर उससे कम डायमीटर वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग PM 2.5 पॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और PM 10 क्या होता है? जो आपका 2.5 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में आ जाता है। अब ध्यान समझना आप लोग, जो PM 2.5 होता है इसी को हम लोग फाइन पार्टिकुलेट मैटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फाइन पार्टिकुलेट मैटर भी कहा जाता है। ये जो IQ एयर की रिपोर्ट थी, ये PM 2.5 की बात करती है। किसकी बात करती है? PM 2.5 की बात करती है। अच्छा भाई, हमने अभी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट देख लिया IQ एयर का, लेकिन एक ही रिपोर्ट तो है नहीं, बहुत सारी रिपोर्ट आती है। चलो दूसरी रिपोर्ट पढ़ते, क्या कह रहा है। दूसरी रिपोर्ट का नाम है ट्रेसिंग द हेजी एयर 2025, ठीक है। ट्रेसिंग द हेजी एयर 2025 कौन जारी कर रहा है? तो एक संगठन है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है क्रिया, ठीक है। क्रिया, क्या नाम है इसका? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। प्रश्न पूछेगा कि ट्रेसिंग द हेजी एयर रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो उसका नाम है क्रिया। क्रिया का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। याद रहेगा। ये जो रिपोर्ट जारी होती है, ये रिपोर्ट PM 2.5 और PM 10 के संदर्भ में कुछ कुछ आंकड़ा देती है, मुझे लगता है, ठीक है। मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। PM 2.5 और PM 10 के संदर्भ में भारत में कुछ आंकड़े जारी करती है, ठीक है। इसका जो आंकड़ा होता है ये क्यों जारी करती है? क्योंकि जो हमारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसके आकलन के लिए कि ये कितना प्रगति कर रहा है, कितना सही से काम कर रहा है, इसी की जांच पड़ताल करने के लिए ट्रेसिंग द हेजी एयर 2025 की रिपोर्ट आई है क्रिया संगठन के द्वारा, ठीक है। अब देखो भाई, अब समझना, अगर हम PM 10 मैटर के संदर्भ में बात करें, ठीक है, PM 10 पॉल्यूशन संदर्भ में बात करें, तो भारत में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? वो है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। तो गंगानगर जो राजस्थान का एक शहर है, PM 10 के संदर्भ में सबसे प्रदूषित शहर है। दूसरा प्रदूषित शहर कौन सा है? ग्रेटर नोएडा। ये जितने NCR वाले लोग हैं, ठीक है, सब लोग समझो, ग्रेटर नोएडा सबसे प्रदूषित क्षेत्र है, सेकंड नंबर पर, ठीक है। यूपी में पहले नंबर पर है और पूरे भारत में सेकंड नंबर पर है। तो ये दो बातें आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेंगी, किसके संदर्भ में? PM 10 के संदर्भ में, ठीक है। तो PM 10 के संदर्भ में राजस्थान का श्रीगंगानगर, यूपी का ग्रेटर नोएडा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो, अगर हम PM 2.5 के संदर्भ में बात करें, तो PM 2.5 के संदर्भ में मेघालय का बर्नीहाट, याद है आप लोगों को इससे पहले वाली रिपोर्ट? तो ध्यान रखना, वो रिपोर्ट चूंकि PM 2.5 के संदर्भ में ही थी, तो बर्नीहाट वहां पर नंबर 1 पे रखा गया था। याद आ रहा है? मैं दिखाऊं फिर से, देखो यहाँ पर क्या था, बर्नीहाट नंबर 1 पर था, दिल्ली नंबर 2 पर था। ये कौन सी रिपोर्ट थी? ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट थी IQ एयर के द्वारा, जो कि PM 2.5 का कैलकुलेशन करती है, ठीक है। किसका कैलकुलेशन करती है? PM 2.5 का। तो जब ये ट्रेसिंग द हेजी एयर रिपोर्ट क्रिया के द्वारा जारी किया जाएगा, तो इसके भी PM 2.5 वाले रिपोर्ट में बर्नीहाट नंबर 1 पर, दिल्ली नंबर 2 पर शामिल रहेगा। ध्यान समझो, ये NCR का रीजन ही सब आ रहा है आपको पॉल्यूशन क्षेत्र में, ठीक है। दिल्ली, गुड़गांव, आपका नोएडा, ठीक है, ये सब प्रदूषित क्षेत्रों में आ रहा है। PM 10 में राजस्थान का श्रीगंगानगर था और फिर आपका ग्रेटर नोएडा था, ठीक है। अब PM 2.5 में आओगे तो बर्नीहाट और दिल्ली। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट अगर दिया हुआ काम का, तो मैं बार आपको देख के वो पॉइंट यहाँ पर याद करा देता हूँ। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग अगले पॉइंट पर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना। अगला टॉपिक आपसे कह रहा है, एक मैंग्रोव स्थल है जिसका नाम है गुनेरी। अब ये गुनेरी है कहाँ पर? तो देखो, गुजरात के लखपत तालुका में गुनेरी नाम का एक गांव है, जो कि मैंग्रोव क्षेत्र है। क्यों इंपॉर्टेंट है? हम लोग अभी क्या देख रहे थे? हम लोग देख रहे थे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है, जिसको हमने समझा था कि वो तमिलनाडु में पट्टी पट्टी करके है, और आपका एक कर्नाटक में सिद्धेश्वर आपने देखा था, ठीक है, याद है ना दोनों? इसके साथ ही देखो यहाँ पर, तो गुजरात का ये गुनेरी गांव जो है, जो कि एक मैंग्रोव एरिया है, मैंग्रोव स्थल है, इसको भी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के अंतर्गत शामिल किया गया है।
पूरे भारत में कितना था? 49 था। यूपी में कौन सा था? तो कुकरेल का आपका वो जो घड़ियाल पुनर्वास केंद्र था वो था। याद है ना वो सब चीजें कनेक्ट करो बार बार। देखो मैगजीन में चीजें बिखरी हुई है, कनेक्ट जितना करोगे उतना आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ध्यान समझना। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के संदर्भ में जो हम लोग चीजें देख रहे थे, मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। रिकॉल ये करा देता हूँ बस यहाँ पर ये रिकॉल करा देता हूँ कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का आपका था, इसका नाम था कासम पट्टी वीरा कोकुल, और दूसरा था अन्ना पट्टी। ठीक है, अरीटा पट्टी, दोनों तमिलनाडु में थे। ठीक है, इसके अलावा श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है, जो कि कर्नाटक में लोकेटेड है। इन सबको मिलाकर के टोटल 49 थे, और 49 के अंतर्गत ही आपका एक और है। ठीक है, एक और, उसका नाम है गुजरात का गुनेरी गांव, गुनेरी मैंग्रोव एरिया है, जिसको कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, ध्यान समझना। यहाँ पर एक क्रीक है, उसका नाम है कोरी क्रीक। देखो कई बार ना ये कोरी क्रीक, एक आपका हरामी नाला है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा उसके बारे में, हरामी नाला, कोरी क्रीक, और ऐसे ही 2-3 क्रीक और उस क्षेत्र में है। वो क्रीक एक बार आप लोग देख लेना, मैंने एक मैप बना करके, एक शॉर्ट्स बना करके अपलोड किया हुआ है। ठीक है, वो शॉर्ट्स क्लिक में आपको एक बार दोबारा से टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये कोरी क्रीक के बगल में ही आपका ये पूरा गुनेरी मैंग्रोव एरिया गुजरात में, जिसको कि हमने क्या किया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में शामिल किया है। इतनी बात याद रहेंगी। गौ से गुनेरी, गौ से गुजरात, पट्टी पट्टी तमिलनाडु, सिद्धेश्वर कर्नाटक, सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई समस्या ही नहीं याद करने में। अब देखो भाई, हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व की। ठीक है, पूरे भारत में टाइगर रिजर्व अगर हम उनकी संख्या की बात करें तो अभी वर्तमान में, मैं फिर से कह रहा हूं, वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं यार, इसमें शामिल नहीं किया क्या मैंने, आपको बता दो। देखो पूरे भारत में जो, अगर आप एनटीसीए की साइट पर जाओगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की साइट पर जाओगे, तो आपको जो 58वां, ठीक है, टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा, वो मिलेगा माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में, माधव टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, 57वें पर आओगे, 57 पर आओगे, तो वो आपको दिखेगा राता पानी टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में। शायद यहाँ पर लिस्ट दी भी हुई है, एक मिनट, राता पानी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखो एक तो ये माधव आपका, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में है, राता पानी टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके बाद और मैं आपको कुछ जो रिसेंट के बता देता हूँ, 56वें नंबर पर आपको जो टाइगर रिजर्व यहाँ पर शामिल है वो है गुरु घासीदास तमोर। ठीक है, दो गुरु घासीदास, इसमें थोड़ा सा ऑर्डर गलत दिया हुआ है, मैं आपको सही ऑर्डर बता रहा हूँ। गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य, जो कि छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। स्टेट याद रखना है, स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 56, 57, 58, ये मैंने आपको 3 टाइगर रिजर्व आपको याद करा दिया अभी के लिए। ठीक है, अच्छा अब समझो भाई, अब समझते क्या कि माधवपुर टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, पहली बात। दूसरी बात, एक बात ये समझिएगा आप लोग कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर पर आपके एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बना हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में स्टार्ट हुआ था। जब स्टार्ट हुआ था उस समय पूरे भारत में 9 टाइगर रिजर्व थे, अभी उनकी संख्या बढ़कर के 58 हो गई। तो स्टेटमेंट बनाएगा, पहला स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में देगा कि टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के साथ कुल 9 अभ्यारण्य थे, अब उनकी संख्या बढ़कर के 59 हो गई है। नहीं, 59 नहीं हुई है, पहले 9 थे, अभी 58 हो गए। ठीक है, अच्छा भाई, एनटीसीए जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, इसकी सलाह पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के माध्यम से बाघ अभ्यारण्य का गठन किया जाता है। अभी जो रिसेंट में बनाया गया 58वां टाइगर रिजर्व, उसका नाम है माधव, जो कि मध्य प्रदेश में। तो मौ से माधव, मौ से मध्य प्रदेश, याद करना इजी है। गौ से गुनेरी, गौ से गुजरात, ठीक है, पट्टी पट्टी तमिलनाडु, सिद्धेश्वर कर्नाटक, सब चीजें कनेक्ट करो साथ में एक बार में। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि ये मध्य प्रदेश का, ठीक है, मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व है, ये है क्या और कुछ है, ये नहीं है वहां पर। ठीक है, मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है, और इसके साथ पूरे भारत में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व की संख्या में आपका मध्य प्रदेश शामिल हो चुका है। ठीक है, मध्य प्रदेश शामिल हो गया। बायो डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट में वेस्ट बंगाल था, हमने रामसर साइट में तमिलनाडु को देखा था, अब हम टाइगर रिजर्व में मध्य प्रदेश को देख रहे हैं। समझ में आ रहा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? सबसे अधिक संख्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो भाई और कुछ बातें यहाँ पे याद करने का प्रयास करो। राता पानी टाइगर रिजर्व इससे पहले शामिल किया गया था, जो कि 57 नंबर का टाइगर रिजर्व था, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। बस और कुछ बातें यहाँ पर याद नहीं करनी है आप लोगों को। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, इसमें पूछा नहीं होगा, मैं जानता हूँ कनेक्ट तो नहीं किया होगा इसने यूपी स्पेसिफिक से। हाँ चलो बताओ प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क। पहला क्वेश्चन याद है ना, वो हिमाद्री हिमांश
मैत्री भारती, इसको मैंने क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाने को कहा था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क ये है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व, ठीक है, कुल कितने टाइगर रिजर्व है, बिना देखे आपको जो आंसर ध्यान में आए वो आंसर आपको बताना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। चलो अब देखो भाई, अगले टॉपिक पर हम लोग आते हैं, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वेटलैंड प्रमाणित शहरों के संदर्भ में। देखो ये रामसर साइट की बात नहीं हो रही, ध्यान समझिएगा आप लोग। रामसर साइट एक अलग कॉन्सेप्ट था, ये जो कॉन्सेप्ट है ये है, इसको हम क्या कह रहे हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, एक्रीडेशन समथिंग कुछ कहते हैं, वेटलैंड एक्रीडेटेड सिटीज, ठीक है, आर्द्र भूमि प्रमाणित शहरों की सूची कहा जाता है, ठीक है। ध्यान समझना, ध्यान से ही समझना आप लोग, ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है, ठीक है, अब इसके संदर्भ में एक मीटिंग किया गया रिसेंट में, मीटिंग का क्या नाम था, द 64th मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। इंपॉर्टेंट को ध्यान समझिएगा, मैं बताता हूँ, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार 31 नए शहरों को शामिल किया गया, ठीक है, 31 नए शहरों को यहाँ पर शामिल किया गया है। अच्छा, अभी तक, ठीक है, अब तक कुल 74 शहर इस लिस्ट में शामिल है। किस लिस्ट में, तो आर्द्र भूमि प्रमाणित शहरों की लिस्ट में, ठीक है, आर्द्र भूमि प्रमाण, ये तो प्रोनाउंसिएशन बड़ा टफ है इसका, ठीक है, आर्द्र भूमि, ठीक है, प्रमाणित शहरों की सूची में अभी तक कुल 74 शहर शामिल है, ठीक है। 64th मीटिंग हुआ, मीटिंग कहाँ पर हुआ, तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड नामक स्थान पर इस मीटिंग को संपन्न किया गया। ये मीटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहली बार भारत के 2 भारतीय शहरों को हमने क्या किया, इस लिस्ट में शामिल कराया है। कौन से 2 भारतीय शहर हैं, इंदौर और उदयपुर। तो प्रश्न पूछेगा, भारत के पहले 2 भारतीय शहर कौन से हैं जिनको वेटलैंड एक्रीडिएटेड सिटीज, आर्द्र भूमि प्रमाणित शहरों की सूची में शामिल किया गया है, तो उनका नाम है मध्य प्रदेश का इंदौर और राजस्थान का उदयपुर। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। भारत ने केवल यही 2 नामित नहीं किया था, भारत ने अपनी तरफ से भोपाल का भी नाम भेजा था, लेकिन भोपाल को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि भारत सरकार के द्वारा भेजे गए नामों में से किसको शामिल नहीं किया गया, तो इंदौर, उदयपुर, भोपाल, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या होगा, भोपाल होगा, ठीक है। तो बात क्लियर है, इंदौर और उदयपुर ये दोनों शामिल हुए हैं, भोपाल शामिल नहीं हुआ है, इतनी बातें ध्यान रखना। अब समझते हैं इन दोनों शहरों की विशेषताएं जिनको शामिल किया गया, ठीक है। इंदौर, इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, बहुत सालों से बना हुआ लगातार, ठीक है। यहाँ पर एक झील है जो रामसर साइट के अंतर्गत आती है, उसका नाम है सिरपुर झील, ठीक है, सिरपुर लेक, क्या रखना, सिरपुर लेक कहाँ पर है, इंदौर में, ठीक है। उदयपुर में 5 प्रमुख वेटलैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है ये आपका। उदयपुर में 5 प्रमुख वेटलैंड दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। एक का नाम आप लोगों का है पिछौला, एक का नाम है फतेह सागर, एक का नाम है रंग सागर, एक का नाम है स्वरूप सागर, एक का नाम है दूध तलाई। 1 मिनट, मुझे एक चीज कंफ्यूजन हो गया, बस मैं 1 मिनट का समय दूंगा आप लोगों से। कंफ्यूजन ये हो गया, तो ये देखो, हाँ, इसने इसको शामिल ही नहीं किया वहां पर, ये मीनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स भी तो आपका भाई उदयपुर में ही है, ठीक है, वही मैं कंफ्यूज हो गया था। जो मीनार गांव है इसको हम बर्ड विलेज कहते हैं। देखो ध्यान समझना, ये चीजें कनेक्ट करनी पड़ेंगी आप लोगों को, यहाँ पर नहीं मेंशन है, तो याद करने के लिए आपको चीजें कनेक्ट करनी पड़ेंगी। क्या, इस लिस्ट में आप नोट करो, यहाँ पर इस लिस्ट में भाई केवल 5 ही थोड़ी है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि राजस्थान में स्थित सिर्फ 5 प्रमुख आर्द्र भूमियों कैसे घिरा हुआ है, ठीक है, 5 से घिरा हुआ है, ठीक है, उसमें एक छठा भी शामिल है, ठीक है, उसके अंतर्गत, इसका नाम है मीनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो कौन से 5 जगह हैं जिससे घिरा है, पिछौला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई, और जो छठवां वहां पर है उसका नाम है मीनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो उदयपुर में ये टोटल 6 वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, 6 वेटलैंड है यहाँ पर, 6 रामसर साइट से। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आप लोगों को, एग्जाम में प्रश्न पूछेगा सब गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ होगा, पहला बात कि आर्द्र भूमि प्रमाणित शहरों की सूची में भारत के 2 शहर शामिल हुए हैं, इंदौर और उदयपुर। इंदौर में सिरपुर झील है जो कि एक रामसर साइट है। उदयपुर 5 प्रमुख वेटलैंड से घिरा हुआ है जिनका नाम है पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई, ठीक है। इसके अलावा उदयपुर में एक वेटलैंड है जो कि रामसर साइट के अंतर्गत शामिल किया गया है, उसका नाम है मीनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गया, तो ये सब चीजें क्लियर। भोपाल को इसमें भेजा गया तो भोपाल शामिल नहीं हुआ है, ये 2 बातें आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। 1 मिनट, हेलो क्लास में हूँ, बताइए, क्लास में हूँ, ठीक है। देखिए मैनेजमेंट टीम में कॉल आ रहा है तो बताना, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, वो है ये कि भारत में पहली बार, ठीक है,
किसी चिड़ियाघर में, किसी जू के अंतर्गत बायो बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, किसकी स्थापना की गई है? बायो बैंक की। अभी बायो बैंक क्या होता है? बायो बैंक का इतना सा मतलब है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है, तो इतना सा मतलब है कि जो लुप्त प्राय प्रजाति होते हैं, उन जंतुओं के जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, उनके सैंपल्स को संरक्षित करने के लिए बायो बैंक का प्रयोग किया था, बायो बैंक में रखा जाता है। ठीक है, एक प्रकार का बैंक है जहाँ पर ऐसे जो सामान होते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं, उनको यहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि इनका उद्देश्य क्या होता है? तो जैसे मानो कोई जानवर मृत हो गया, ठीक है, तो उसकी जो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज हैं, रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं, प्रजनन कोशिकाएं हैं, उनको यहाँ पर संरक्षित किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग फ्रोजन जू कहते हैं। ठीक है, तो बायो बैंक को ही कई बार फ्रोजन जू कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है कि क्रायोजेनिक टेम्परेचर पर इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से -196 डिग्री में कई सारे बायोलॉजिकल सैंपल, जैसे कि अगर मैं मनुष्यों की बात भी करूँ तो मैंने आप लोगों को बेसिक साइंस की क्लास में समझाया था, मास्टर क्लास के अंतर्गत, कि तरल नाइट्रोजन का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो जब लोग सीमन डोनेट करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसको लिक्विड नाइट्रोजन के अंतर्गत सुरक्षित रखा था। तो पीछे कारण ये है कि लिक्विड नाइट्रोजन अपने नेचर में बहुत इनर्ट होता है, बहुत अक्रिय होता है, ठीक है, किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो इसीलिए लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग किया था बायोलॉजिकल सैंपल्स को सुरक्षित रखने में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। तो ये जो आपका भारत का पहला बायो बैंक की स्थापना की है किसी चिड़ियाघर में, वो कहाँ पर की गई? ठीक है, तो उसका नाम आप लोगों का है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। की जूलॉजिकल पार्क है कहाँ पर? इसी पार्क को हम लोग दार्जिलिंग चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं। ठीक है, दार्जिलिंग जू भी कहते हैं। जैसे समझिएगा, गोरखपुर चिड़ियाघर है, गोरखपुर चिड़ियाघर का नाम क्या है आप लोगों को? चलो खाल डोंबर नोट करो, एटलीस्ट देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है। देखो प्रश्न कहाँ से पूछ दी स्पेसिफिक कोई नहीं जानता। ठीक है, प्रश्न पूछ सकता है कि गोरखपुर के चिड़ियाघर का नाम क्या है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो चिड़िया का नाम देख लेना, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जिसको हम लोग दार्जिलिंग चिड़ियाघर भी कहते हैं। ये पश्चिम बंगाल में लोकेटेड है। यहीं पर भारत का पहला चिड़ियाघर का बायो बैंक की स्थापना किया गया है। ठीक है, किसने स्थापना किया है, कौन संगठन यहाँ पर शामिल हो रहा था? तो जो संगठन यहाँ पर शामिल है उसका नाम है CCBM हैदराबाद। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक संगठन है, उसका नाम है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, हैदराबाद का संगठन है। इसी के द्वारा पश्चिम बंगाल के, ठीक है, पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग चिड़ियाघर में इसकी स्थापना की गई है। इतनी बातें सही रहेंगी, क्लियर रहेंगी। प्रश्न पूछा कि भारत में चिड़ियाघर का पहला बायो बैंक कहाँ पर खोला गया, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कहाँ पर खोला गया, तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि दार्जिलिंग में लोकेटेड है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गया। बायो बैंक में हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बायो सैंपल को वहाँ पर सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। सब कुछ क्लियर है? चलो मैं एक काम करता हूँ, मेरे टॉपिक आप लोगों को जल्दी से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, 2 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, रिवीजन तो हम लोग बहुत अच्छे से करते ही हैं। अब देखो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने पढ़ा रामसर साइट के संदर्भ में। ठीक है, 2 फरवरी 1971 ईरान के रामसर में कन्वेंशन हुआ। 1982 में भारत ने उसको अपनाया। 2 फरवरी की स्मृति में हमने वर्ल्ड वेटलैंड डे को स्टार्ट किया। इस बार की जो हमारी थीम थी, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर अवर कॉमन फ्यूचर, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। विश्व में भारत तीसरे नंबर पर शामिल है आर्द्र भूमियों की संख्या में। राज्यों में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर शामिल है। बातें क्लियर है? अभी रिसेंट में राजस्थान के फलोदी डिस्ट्रिक्ट के खींचन को शामिल किया गया है, राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के मीनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को शामिल किया गया है। 2 बातें क्लियर हो गया। अब देखो भाई, हमने आपको यूपी के सभी वेटलैंड को उनकी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग याद कराया, आप लोगों को याद हो गया होगा। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि शिप बिल्डिंग सेक्टर में इंडिया में पोलर रिसर्च वेसल की स्थापना पहली बार की जा रही है इंडिजीनियस तरीके से। कौन कर रहा है? तो भाई गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत एक मिनी रत्न कंपनी है, जो कि कोलकाता बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी नॉर्वे की कोंग्सबर्ग कंपनी के साथ मिलकर के ये काम कर रही है। किसके लिए कर रही है? NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च सेंटर, जो कि गोवा में हेडक्वार्टर जिसका है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत काम करता है। इसका काम है अंटार्कटिका और आर्कटिक क्षेत्रों में कुछ रिसर्च करना, कुछ अनुसंधान करना, इसी के लिए काम किया जा रहा है। बात क्लियर? अब देखो अगला, कासम पट्टी और आपका अरीटा पट्टी। पट्टी पट्टी तमिलनाडु में है। ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंतर्गत इसकी स्थापना की जा रही है। पूरे भारत में 49 है। सबसे अधिक आप लोगों का वेस्ट बंगाल में है। यूपी में एकमात्र आपका घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर, जो कि लखनऊ में लोकेटेड है, वो है। कर्नाटक में सिद्धेश्वर है। इसके अलावा आपने गुजरात का एक गुनैरा भी देखा था, जो कि एक मैंग्रोव एरिया था, उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया।
एयर रिपोर्ट के अंतर्गत आपने दो रिपोर्ट देखा, एक रिपोर्ट था आईक्यू एयर का, इसका नाम था वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। दूसरा रिपोर्ट आपने देखा था क्रिया संगठन का, ठीक है। क्रिया संगठन का जो रिपोर्ट था, ये रिपोर्ट किसके द्वारा उसका नाम क्या था, ट्रेसिंग द हैजी एयर रिपोर्ट, ठीक है। आपने दोनों में आपने देखा कि आईक्यू एयर केवल PM 2.5 की बात करता है, इसके अंतर्गत पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित शहर चार्ड है, भारत 5वें नंबर पर है। सबसे प्रदूषित जो शहर है वो मेघालय का बर्नीहाट है, ठीक है। दिल्ली दूसरे नंबर पर है। सबसे प्रदूषित राजधानी, चार्ड की राजधानी एंजामीना है, दिल्ली दूसरे नंबर पर है, ठीक है। इतनी बात आपने यहाँ पर देखी पूरे इस रिपोर्ट के अंतर्गत, ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अंतर्गत शुरुआत के 5 प्रदूषित शहरों में भारत के 3 शहर शामिल है। शुरुआत के 10 में भारत के 6, 20 में 13, 100 में 74 शहर यहाँ पर शामिल किए गए। अच्छा, और देखो भाई, फिर हमने देखा था ये जो क्रिया का ट्रेसिंग द हेजी रिपोर्ट था, ये रिपोर्ट PM 2.5 और PM 10 की बात करता है। PM 10 के संदर्भ में श्रीगंगानगर नंबर 1 पर है, ग्रेटर नोएडा नंबर 2 पर है, ठीक है। अच्छा, PM 2.5 के संदर्भ में बर्नियाड नंबर 1 पर है, दिल्ली नंबर 2 पर है। इतनी बात याद रहेंगी। अब देखो, गुनहरी गुजरात में है, हमने देख लिया था। भारत में जो टाइगर रिजर्व में टोटल 58 टाइगर रिजर्व है। प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में स्टार्ट किया गया था, तब 9 टाइगर रिजर्व थे, अभी 58 टाइगर रिजर्व है। NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो वो ये काम करता है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो, टाइगर रिजर्व बना कैसे आते हैं, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत NTCA परमिशन देता है, तो बनते हैं वो सब चीजें वहां पर होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा इससे अंदर नहीं जाना है। रातापानी मध्य प्रदेश में, ठीक है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ में, इतना आपने देखा था टाइगर रिजर्व। मैंने आपसे प्रश्न पूछा था यहाँ पर कि यूपी के जो टाइगर रिजर्व है उनकी कुल संख्या कितनी है, आपको बताना है। अच्छा, और देखो, मैंने कहा कि आर्द्र भूमि प्रमाणित शहर वेटलैंड एक्रीडेटेड सिटीज का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसमें पूरे विश्व के 74 शहर शामिल हैं। भारत के 2 शहरों को पहली बार शामिल किया गया, इसका नाम है इंदौर और उदयपुर। इंदौर में एक रामसर साइट है, उसका नाम है सिरपुर झील, और जो उदयपुर है वो 5 झीलों से घिरा हुआ है, 5 वेटलैंड से घिरा हुआ है, उसका नाम है पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूधराई। उदयपुर में आपका मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, इतनी बात ध्यान रखना। इसके अलावा भारत का पहला चिड़ियाघर का बायो बैंक जो स्थापित किया गया है वो किया गया पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में, ठीक है। CCBM हैदराबाद जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत आती है, इसके द्वारा किया गया। इसमें लिक्विड नाइट्रोजन और क्रायोजेनिक मेथड का यहाँ पर यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया, याद हो गया। चलिए, अच्छा, इसमें एक पॉइंट छूट गया है, पॉइंट ये छूटा मेरा, ये जो आर्द्र भूमि प्रमाणित शहरों का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, जैसे मानो इंदौर को और उदयपुर को ये प्रमाणन दिया गया, सर्टिफिकेट दिया गया, ये सर्टिफिकेट 6 साल पर रिन्यू होगा, ठीक है, रिन्यू होगा। तो रिन्यू कराना पड़ेगा, अगर रिन्यू नहीं हो पाएगा तो ये सर्टिफिकेशन वापस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग इतना, ठीक है। चलिए, अब हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं हेल्थ सेक्टर के संदर्भ में जो भी रिसेंट के डेवलपमेंट रहे उनको समझने पर, ठीक है। ध्यान समझिएगा। पहला टॉपिक आपको यहां पर दे रहा है कि खसरा और रुबेला के उन्मूलन अभियान को अभी स्टार्ट किया गया, ठीक है। समस्या समझना, बात समझना क्या है खसरा और रुबेला है क्या। जो खसरा इसको लोग मीजल्स भी कहते हैं, ठीक है, ये, और जो रुबेला है ये दोनों किससे होते हैं, तो वायरस के कारण होने वाले डिसीज हैं, ठीक है। बात समझ रहे हो आप लोग, खसरा और रुबेला दोनों वायरस के कारण होने वाले डिसीज है। खसरा कोई मीजल्स कहते हैं, कई बार हिंदी में ऐसे लिखेगा मीजल्स, ठीक है। आपको सर हमने खसरा याद किया था, तो खसरा और मीजल्स दोनों सेम है, दोनों वायरस के कारण से होते हैं, खसरा और रुबेला, ठीक है। अब ध्यान समझना, जो खसरा है वो अत्यधिक संक्रामक डिसीज होता है, जबकि रुबेला जो होता है ये थोड़े हल्के लक्षण का होता है, लेकिन अगर ये गर्भावस्था के दौरान हो जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है और जन्मजात कोई सिंड्रोम भी यहाँ पर हो सकता है। तो दोनों बहुत खतरनाक बीमारी है। अच्छा, सरकार ने उन्मूलन का अभियान क्या रखा है, 2025 और 26, हमारा टारगेट ईयर क्या है खत्म करने का इसको, टारगेट ईयर 2026 तक, मतलब हमने 2025-26 में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया। हमारा टारगेट है कि हम वर्ष 2026 तक खसरा और रुबेला को भारत से समाप्त कर देंगे, ठीक है। दोनों का टीका मौजूद है, दोनों का प्रभावी टीका उपलब्ध हमारे पास है, हमारा वैक्सीन उपलब्ध है, तो कोई समस्या नहीं, बस इसके बारे में रोकथाम करने के लिए प्रचार प्रसार करना है, लोगों को जागरूक करना है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, खसरा और रुबेला को खत्म करने का जो टारगेट है वो है वर्ष 2026, पहली बात। दूसरी बात, 2025-26 के नाम से एक हमने उन्मूलन अभियान यहाँ पर स्टार्ट किया है, जो कब स्टार्ट हुआ, तो विश्व टीकाकरण सप्ताह, ध्यान देना, विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है वो 24 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल 2025 तक चला, ठीक है। इसके पहले दिन अर्थात 24 अप्रैल को हमने ये काम किया, कहां पर किया, तो नई दिल्ली में किया। देखो, प्रश्न ऐसे पूछेगा, प्रश्न पूछेगा आपसे, राष्ट्रीय शून्य खसरा मतलब मीजल्स और रुबेला उन्मूलन अभियान
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दो। पहला कथन, इस अभियान की शुरुआत 24 अप्रैल 2025 को हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि 24 अप्रैल को हम लोग विश्व टीकाकरण दिवस की शुरुआत, सप्ताह की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऑप्शन देगा सेकंड स्टेटमेंट कि ये दोनों बीमारी वायरस के कारण से होती है। सही बात है। थर्ड ऑप्शन देगा आप लोग को कि इन दोनों बीमारी के संदर्भ में भारत के पास कोई प्रभावी टीका उपलब्ध नहीं है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्रभावी टीका हमारे पास उपलब्ध है। तो ये बात आप लोग को यहां पर ध्यान में रखनी है। बात समझ गए? एक बात और समझो भाई, ठीक है। अभी हाल ही में खसरा और रुबेला के संदर्भ में भारत को विश्व में सम्मानित भी किया गया है। सम्मानित किया गया अमेरिकी रेड क्रॉस हेडक्वार्टर जो कि वाशिंगटन डीसी में है, वहां पर एक मिजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप की ओर से, ये एक संगठन, इसकी ओर से भारत को प्रतिष्ठित मिजल्स रुबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो प्रश्न क्या पूछेगा? मिजल्स रुबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 से किस देश को हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो कौन देश है वो? भारत है। ठीक है, कहां पर सम्मानित किया गया? तो वाशिंगटन डीसी में। किसने किया? तो अमेरिकी रेड क्रॉस हेडक्वार्टर में एक पार्टनरशिप, उसका नाम है मीजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप, इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, मीजल्स रुबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 भारत को मिला है। भारत को मिला है। ठीक है, भारत का टारगेट ईयर क्या है? वर्ष 2026 हमारा टारगेट ईयर यहाँ पर है। इतनी बातें समझ गए? अब देखो, जो हमारा सेकंड टॉपिक है उसको ध्यान से समझने का प्रयास करो। ठीक है, सेकंड टॉपिक कह रहा है धरणी के संदर्भ में। ठीक है, अभी धरणी क्या है? प्रश्न देगा ऐसे, हाल ही में चर्चा में रहा धरणी क्या है? तो धरणी है क्या? ह्यूमन फेटल ब्रेन, जो मानव भ्रूण मस्तिष्क होता है, उसका एक डिजिटल डेटा सेट है। डिजिटल डेटा सेट है, ध्यान समझना। पहली बार विश्व स्तर पर पहली बार 5132 मस्तिष्क खंडों का, ब्रेन के पार्ट्स का डिजिटल रूप से इनके कैप्चर करके इनके जो डेटा है, ब्रेन मैपिंग पहली बार ऐसा किया गया है। ठीक है, किसने किया है? तो दो संस्थाओं का नाम ध्यान रखिएगा। एक संस्थान है, उसका नाम है आईआईटी मद्रास। देखो, है ये आईआईटी मतलब इंजीनियरिंग सेक्टर का, लेकिन काम क्या कर रहा है? ब्रेन के संदर्भ में रिसर्च कर रहा है और ये सब चीजें कर रहा है। ठीक है, तो पहली बार आईआईटी मद्रास ने पूरे विश्व में पहली बार, ठीक है, अत्यधिक विस्तृत 3D इमेज किसका? तो मानव भ्रूण के मस्तिष्क का, ठीक है, ह्यूमन फेटल ब्रेन का पहली बार विश्व स्तर पर इतना डिटेल में आपको एक इमेज प्रदान की, 3D इमेज प्रदान की। ठीक है, क्या समझना। आईआईटी मद्रास के अंतर्गत एक संगठन, उसका नाम क्या है? सुधा गोपाल कृष्णन मस्तिष्क सेंटर, ब्रेन सेंटर, सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर, इसके द्वारा ये ब्रेन मैपिंग टेक्नोलॉजी विकसित की गई है और इस पूरे टेक्नोलॉजी को नाम दिया गया है धरणी। क्या नाम दिया गया है? धरणी। पहली बार ऐसा अवसर है कि ये सारा ब्रेन मैपिंग को ओपन सोर्स के तौर पर पूरे विश्व के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया गया, मुफ्त में उपलब्ध कराया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। ठीक है, भारत पे पूरे विश्व में अभी तक किसी ने किया ही नहीं था, हमने ये किया। इससे फायदा क्या होगा? देखो, ये जो सार्वजनिक डेटा जब सब लोगों के पास जाएगा, तो इससे जो ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे आपने अभी एक मूवी देखी होगी सितारे जमी पर। सितारे जमी में आपने देखा जितने भी वो कैरेक्टर थे ना, वो सारे कैरेक्टर वो थे जिनको रियल में डिसऑर्डर्स था, मतलब समझ रहे हैं आप, उनको डाउन सिंड्रोम्स थे। और वैसे डाउन सिंड्रोम्स का अध्ययन करने के लिए, ऑटिज्म का अध्ययन करने के लिए, बाइपोलर डिसऑर्डर का अध्ययन करने के लिए ये ब्रेन मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आईआईटी मद्रास और सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर के द्वारा पूरे विश्व की अत्याधुनिक ब्रेन मैपिंग टेक्नोलॉजी विकसित की गई है, जिसके अंतर्गत हमने मस्तिष्क के 5132 मस्तिष्क खंडों का 3D इमेज प्रस्तुत किया है। किसका? तो मानव भ्रूण मस्तिष्क, ह्यूमन फेटल ब्रेन का, ह्यूमन फेटल ब्रेन का। ध्यान रखना, आईआईटी मद्रास और ये आपका ये जो संगठन है सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर, याद रहेगा इतनी बातें। इसको नाम दिया गया धरणी। ये जो आप लोग देख रहे हो ना, ये 14 सप्ताह के भ्रूण का ब्रेन है। ठीक है, 17 सप्ताह, 21 सप्ताह, ये आपको ये ऑर्डर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये काम आईआईटी मद्रास, ठीक है, आईआईटी मद्रास और इस संगठन ने मिलकर किया। ठीक है, तो ये दो नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है धरणी। प्रश्न पूछेगा धरणी क्या है तो बता दोगे। प्रश्न पूछेगा किसने किया है, तो आईआईटी मद्रास ने किया है और ये सुधा गोपाल कृष्णन मस्तिष्क सेंटर ने किया है। क्या किया है? तो जो मानव भ्रूण है, जो ह्यूमन फेटल है, उसके ब्रेन का 3D इमेज, हाई क्वालिटी 3D इमेज प्रस्तुत किया और इसको ओपन सोर्स के तौर पर सबके लिए प्रस्तुत कर दिया कि भाई लो देखो सब लोग। ठीक है, जो भी आप लोग डिसीज दूर कर सकते हो, समस्या दूर कर सकते हो, इसका हेल्प लेके करना स्टार्ट करो, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो ये धरणी बात आप लोग समझ गए। अब समझो, अगला समझो, नेपिथ्रोमाइसिन। ठीक है, नेपिथ्रोमाइसिन, अब ये क्या है भाई? आप सब लोग एक दवा यूज करते होगे, ठीक है, जनरली आप सब लोग यूज करते होगे, ठीक है।
उसको हम कहते हैं एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, क्यों? एंटीबायोटिक के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक के तौर पर इसका प्रयोग जनरली किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि भाई फीवर ओवर होने में हम लोग पैरासिटामॉल से जनरली कहते हैं ये ले यार ये खा लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या वहीं पर है, तो ध्यान समझना। भारत ने, ठीक है, भारत ने पहले, फिर से बात है पहला, भारत ने पहले इंडिजीनियस एंटीबायोटिक को औपचारिक रूप से लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? तो जितेंद्र सिंह, ठीक है, जितेंद्र सिंह स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा पहली बार, मतलब भारत के द्वारा पहली बार स्वदेशी रूप से अपना भारत का खुद का एंटीबायोटिक जारी किया गया है। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस इन्फेक्शन के उपचार में हेल्प करेगा। ठीक है, प्रतिरोधी संक्रमणों के उपचार में हेल्प करेगा। और इसको जो नाम दिया गया, नाम क्या दिया गया है? नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एजिथ्रोमाइसिन होता है मार्केट में, आप लोग देखते हो, उसी के तर्ज पर इसको नाम दिया गया नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है, इसका विकास किसने किया? तो जो संगठन विकास में भूमिका निभाई उसका नाम है बिराक। ठीक है, क्या नाम है? बिराक, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। इसके सहयोग से इसको विकसित किया गया है। ये जो बिराक संगठन है, ये डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा स्थापित एक उपक्रम है। ठीक है, तो बिराक क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत है। बिराक के द्वारा भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक जिसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन, इसका विकास किया गया। इतनी बात समझ रहे हो? नेफिथ्रोमाइसिन का जो विकास है, ध्यान समझना, उसका जब विकास हो गया तो एक फार्मा कंपनी वॉकहॉल्ट ने, ठीक है, वॉकहॉल्ट ने मिकनाफ नाम से इस ब्रांड को बाजार में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो सबसे पहली बार नेफिथ्रोमाइसिन को किस फार्मा कंपनी ने प्रस्तुत किया मार्केट में? तो वॉकहॉल्ट नाम है उसका। ठीक है, दवा क्या नाम है? मिकनॉफ। जैसे आप लोग खाते हो ना क्रोसिन और फलाना ढिकाना जो दवाएं होती है, मिकनॉफ एक दवा का नाम है। ठीक है, तो वॉकहॉल्ट ने मिकनॉफ के नाम से इस नेफिथ्रोमाइसिन को मार्केट में प्रस्तुत किया है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है? कैसे है ना, अरे कोनो एंटीबायोटिक लेके खट देना, खा लिया, ये जो समस्या भारत में आ रही है, अब इसके कारण से क्या हो रहा है कि एंटीबायोटिक का जो इम्पैक्ट शरीर पर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो जब जरूरत रही तब वो नहीं हो रहा, तो इसीलिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस लोगों के अंतर्गत डेवलप हो गया है। तो सरकार भी चाहती है कि पहली बात तो आप जो एंटीबायोटिक खाते हो उसका एप्लीकेशन समझो, उसको कैसे खाना चाहिए, ये बात समझने का प्रयास करो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की, सरकार ने बताया कि जिस भी दवा के पीछे, ठीक है, ऐसी रेड लाइन बनी हो मतलब वो एंटीबायोटिक दवा है। ठीक है, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूं, मैगजीन में कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये जनरल जनरल बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्या रेड लाइन है? डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ऐसी दवाएं नहीं दी जा सकती, एकदम मना है देना। ठीक है, अगर कोई मेडिकल स्टोर दे रहा है मतलब वो इलीगल काम कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान समझना, लुक आउट फॉर द रेड लाइन। अगर ये रेड लाइन है तो ये तभी दिया जाएगा जब डॉक्टर ने आपको खाने को कहा होगा, और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर ने जितने दिन के लिए खाने को कहा होगा आपको उतना दिन वो दवा खानी ही चाहिए, ये कंपल्सरी। विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन के कभी ये एंटीबायोटिक मत खाना, कभी गलती से भी मत खाना। मैंने कई बार खाया है, मुझे मतलब मैं गलती कर चुका कई बार। ठीक है, बट ये काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप समझो, तो बी रिस्पॉन्सिबल, रीड दैट रेड लाइन। ये पता यहाँ पर कहा जा रहा है क्या हो रहा है कि मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक के कारण से, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लोगों के अंतर्गत डेवलप हो रहा है, जिससे ट्रीट कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए नेफिथ्रोमाइसिन को बनाया गया। नेफिथ्रोमाइसिन क्या है? फॉर रेजिस्टेंट इन्फेक्शन, ठीक है, प्रतिरोधी संक्रमण को दूर करने के लिए इंडिया का पहला इंडिजीनियस एंटीबायोटिक। क्या है? इंडिया का पहला इंडिजीनियस एंटीबायोटिक है, इसका नाम है आपका नेफिथ्रोमाइसिन। ये नेफिथ्रोमाइसिन जो है अभी मार्केट में जो एजिथ्रोमाइसिन चलती है उससे 10 गुना मोर इफेक्टिव है, 10 गुना मोर इफेक्टिव है। इसीलिए वो आपका जो रेजिस्टेंस इन्फेक्शन है उससे लड़ने में सक्षम हो पा रहा है। ठीक है, और समझना बात, ठीक है, जो ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं ना, जैसे देखो क्या होता है कि एक तो होता है कि बैक्टीरिया, ठीक है, तो हमने एंटीबायोटिक लिया, ठीक हो गया। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हो गए हैं, अब जैसे क्या है, घर में आप मॉर्टिन जलाते हो, लगातार मॉर्टिन जलाओगे तो कुछ मच्छर ऐसे होते हैं जो कि इस मॉर्टिन के प्रति अपने आप को टॉलरेट कर चुके हैं, भाई उनका सर्वाइवल ऑफ द इंस्टिंक्ट उनके अंदर आ चुका है, वो सर्वाइव कर जाएंगे। अब तो कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो कि ड्रग के प्रति रेजिस्टेंट हो चुके हैं। तो अब ये जो आपका एंटीबायोटिक है ये ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को टारगेट करने में सक्षम है। इसकी बहुत अच्छी बात है, इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है। ठीक है, और ये आपका सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर आपको दिखाता हूं मैं आप लोगों को, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि पिछले 30 वर्षों में, ना समझना, पिछले 30 वर्षों में अपने वर्ग में पूरे विश्व में, ठीक है, बनाया गया ये एक पहला एंटीबायोटिक है।
पहला एंटीबायोटिक है, इसलिए इसकी भूमिका बहुत खतरनाक है। 14 वर्षों से इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। 4-5 साल की तैयारी नहीं थी यूपीपीसीएस की, 14 वर्षों का यहाँ पर एक्सपेरिमेंट था। और उस एक्सपेरिमेंट के पश्चात बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स के पश्चात, यहाँ समझना क्लिनिकल ट्रायल्स कहाँ कहाँ पर हुए, तो अमेरिका, यूरोप और भारत में किया गया। ठीक है, इस नेफिथ्रोमाइसिन का विकास किया गया है। बात समझ रहे हो? 10 गुना अधिक प्रभावी है जो वर्तमान मार्केट में एजिथ्रोमाइसिन उसके कंपेरिजन में, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, रेजिस्टेंट टॉलरेट जो बैक्टीरिया उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। विराक, इसने इसका विकास किया है। वर्कहॉल्ट वो फार्मा कंपनी है जिसने मिगनाफ नाम से इसको मार्केट में प्रस्तुत किया है। तो ये सारी बातें ध्यान रखना, भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसीलिए मैंने आपको ये सारी गवर्नमेंट की साइट की रिपोर्ट दिखाई, जो आप लोग देख रहे हो ना, ये सब गवर्नमेंट के साइट पर आपको मिल जाएगा चीजें। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, आप समझो भाई, यहाँ पर समझा रहा है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है। तो एंटी माइक्रोबियल में आपका एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटी फंगल सब शामिल होता है। एंटी पैरासिटिक्स भी यहाँ पर शामिल होते हैं। ठीक है, ये ऐसी दवाएं होती है जिनका उपयोग मनुष्यों, वस्तुओं और मनुष्यों, पशुओं और पौधों में संक्रामक रोगों की रोकथाम और उनका उपचार करने के लिए किया जाता है। AMR एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऐसी स्थिति है जब जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, वायरस, कवक मतलब फंगी, परजीवी पैरासाइट्स एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन से प्रभावित नहीं होते, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, तब अब उसके लिए आपका ये नेविथ्रोमाइसिन यहाँ पर लेकर के आया गया। ठीक है, बात समझ गए आप लोग? टॉपिक बहुत डिटेल में समझ गए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी छोटी सी आपकी कंफ्यूजन बची होगी। ठीक है, जितने लोग इस मेडिसिन फील्ड से होंगे ना, एक बार आप लोग कमेंट करके बताना कि जो मैंने एक्सप्लेन किया, क्या वो मैंने ये सही एक्सप्लेन किया? आपने बहुत सारे लोग ऐसे जो डॉक्टर हैं, बहुत सारे लोग जो ऐसे जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, फार्मा सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो कमेंट करके बताना कि मैंने जो एक्सप्लेन किया क्या वो सही एक्सप्लेनेशन था। अब देखो अगला टॉपिक, वर्ल्ड ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट जारी किया गया। ठीक है, ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट जारी किया गया, वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट जारी किया। कौन जारी किया? तो WHO जारी किया। यहाँ समझना, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 2023 में पूरे विश्व में 8.2 मिलियन लोग टीबी से ग्रसित थे। 8.2 मिलियन लोग टीबी से ग्रसित थे। तो मतलब समझना, 1995 से जब से ये रिपोर्ट जारी हो रही तब से पहली बार ये जो संख्या है इतनी हाईएस्ट है। मतलब अभी तक की सबसे हाईएस्ट ये रिकॉर्ड है 8.2 मिलियन टीबी पेशेंट्स का। इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये भाई कि वास्तव में आंकड़े बढ़ रहे हो, दूसरा कारण ये कि हमने अपने सर्वे को, हमने लोगों को दर्ज करने का जो हमारा आंकड़ा है उसको हमने ब्रॉड किया और हमने सबको इसके अंतर्गत शामिल किया। ठीक है, तो पहले बहुत सारे लोग छूटे होंगे, अब उनको हमने कवर कर लिया, तो ये संख्या 8.2 पूरे विश्व में मिलियन के अकॉर्डिंग दर्ज की गई। ध्यान समझना, 2023 में कोविड-19 के पश्चात टीबी जो है वो सबसे ज्यादा संक्रामक बीमारी से लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो कोविड को पीछे छोड़ करके विश्व में एक ऐसे संक्रामक कारक से मृत्यु होने वाले रोग में टीबी सबसे प्रमुख फैक्टर है। ठीक है, सबसे प्रमुख फैक्टर है। कितने लोगों को हुआ है? 8.2 मिलियन लोगों को हुआ है। ध्यान समझना, अगर हम ग्लोबल टीबी बर्डन की बात करें, वैश्विक तपेदिक बोझ की बात करें, तो पूरे विश्व के 56% जो टीबी बर्डन है वो 5 देशों में है। 5 देशों में, उसमें सबसे नंबर 1 पर कौन है? हमारा प्यारा भारत। ठीक है, हमारा प्यारा भारत में 26% टीबी बर्डन है पूरे विश्व का। ठीक है, उसके पश्चात इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस और पाकिस्तान शामिल है। तो आपको याद करना कि भारत नंबर 1 पर है ग्लोबल टीबी बर्डन में, 26% यहाँ पर टीबी पेशेंट। ठीक है, पूरे विश्व के। अब देखो, अब बात आपको यहीं पर नहीं करनी, बात आपको ये समझनी है कि हमने हालांकि टीबी के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की है। कमी कैसे दर्ज की है? 2015 से 2023 में 17.7% की कमी हुई है, जो कि वैश्विक गिरावट कितनी रही? 8.3। तो 8.3 की तुलना में हमने 17.7% की कमी की है, जो कि पूरे विश्व के औसत से डबल है। मतलब हमने यहाँ पर अच्छा काम किया, ऐसा नहीं खराब काम किया है, हमने काम बहुत अच्छा किया है और ये रिपोर्ट बताती है। ठीक है, आप समझना, टीबी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, इसका शुभारंभ 2022 में किया गया था। देखो, आयोग आपसे कुछ पुरानी स्कीम, पुराने पहलों पर प्रश्न पूछता है, तो प्रश्न पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान कब स्टार्ट किया गया? तो 2022 में स्टार्ट किया गया था। किसने स्टार्ट किया था? तो राष्ट्रपति महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा आप लोग ये बात। भारत का लक्ष्य क्या है पता है? भारत को 2025 इसी वर्ष में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य हमने रखा हुआ है। विश्व का लक्ष्य क्या है? वैश्विक लक्ष्य 2030,
हम 2030 से 5 साल पहले हमने लक्ष्य रख लिया, यार तुम करोगे 2030 में, हम करेंगे 2025 में, इंडिया क्या है तुम क्या जानते हो अभी, ठीक है। तो हमने 5 साल पहले का टारगेट सेट कर लिया, लेकिन पूरे विश्व का 26% बर्डन अभी हमारे सर पर है। अब कैसे पूरा होगा आई डोंट नो, बट ये चीज यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान राष्ट्रपति जी के द्वारा शुरू किया गया था वर्ष 2022 में, बताया आप लोगों को ध्यान होगी। निक्षय मित्र पहल यही है, इसके अंतर्गत जो टीबी पेशेंट होते हैं उनको गोद ले लिया, गोद लेने का मतलब ये होता है कि उनका प्रॉपर देखभाल, उनका प्रॉपर केयर यहाँ पर किया जाएगा, ये चीजें इसके अंतर्गत शामिल होती है, ठीक है। तो टीबी के संदर्भ में इतने पॉइंट आप लोग समझ गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछ दे तो आप लोग सही करके आओगे, ऐसी गारंटी। अच्छा एक और देखो भाई, अभी हमने देखा था कि रूबेला और खसरा, मीजल्स और रूबेला के संदर्भ में भारत ने 2026 का टारगेट सेट किया हुआ है। हमने 2025 का टारगेट सेट किया किसके लिए, और टीबी के उन्मूलन के लिए। अब देखो यहाँ पर एक चीज और कह रहा है, क्या कह रहा है कि भारत को वर्ष 2024 में ट्रैकोमा से मुक्त कर दिया गया, डब्ल्यूएचओ ने घोषणा कर दी है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने ये घोषणा कर दी, ठीक है। तो पहली बात क्या, देखो दो चीजें, तीन चीजें, 2026 में रूबेला और मीजल्स, 2025 में टीबी और 2024 में ट्रैकोमा। तो ऑब्वियसली 2024 वाली घटना घट चुकी है, 2025-26 हमारा टारगेट ईयर है, याद रहेगा। चलो अब समझते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट को। ट्रैकोमा है क्या, तो ट्रैकोमा दरअसल एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है कि इसको रोहे की बीमारी कहता है, आंखों में रोहे की बीमारी कहा जाता है। इसे जन्म अंधता भी हो, मतलब इससे आदमी अंधा भी हो सकता है, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया के कारण से होता है, एक जीवाणु के कारण से। उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस बैक्टीरिया। इसके कारण से ये डिसीज होता है, एक आंख का डिसीज है ट्रैकोमा, ठीक है। इसमें व्यक्ति जो संक्रमित होता है उसकी जो बचपन में जब 12 बजे आपको ट्रैकोमा होता है ना, तो आपकी जो ऊपर की पलकें होती हैं, मतलब जिसको होता है आईलेसेस जो होती है, वो अंदर की तरफ मुड़ के घुसने लगती हैं, जिससे कि अंदर का जो पूरा आईबॉल है, जो कार्निया है, वो पूरा खराब हो जाता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण से व्यक्ति क्या हो सकता है, अंधापन भी यहाँ पर हो सकता है। और समस्या ये है कि डब्ल्यूएचओ ने इसको इस ट्रॉपिकल रीजन में नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज एनटीडी की श्रेणी में डाला है। एनटीडी क्या है, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, ऐसे रोग जिनका यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता, जैसे सर्पडंक, सांप के काटने से पूरे भारत में बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन बहुत नेग्लेक्टेड डिसीज है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है, डिसीज है, ठीक है। लोग एक्सेप्ट करके अपने उसको डेस्टिनी बैठे है, ठीक है यार सांप ही तो काटा मैं, ठीक। तो ये ट्रैकोमा को भी इसी कंडीशन में रखा गया। ट्रैकोमा क्या है, ट्रैकोमा बैक्टीरिया से होने वाली आंख की बीमारी, इसको आंखों में रोहे की बीमारी कहा जाता है, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। भारत को वर्ष 2024 में डब्ल्यूएचओ के द्वारा, ठीक है, ट्रैकोमा का उन्मूलन करने की घोषणा यहाँ पर किया गया। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में ऐसा करने वाला भारत तीसरा देश है। हमसे पहले नेपाल भाई और म्यांमार भाई ने ये काम कर दिया है, ठीक है। तो नेपाल और म्यांमार के पश्चात तीसरा साउथ ईस्ट एशिया में भारत ऐसा देश है जो ट्रैकोमा से मुक्त हो गया। वैश्विक स्तर पर अभी तक केवल 21 देश मुक्त हुए हैं, इससे भारत शामिल यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। देखो मुक्त होने का मतलब ये नहीं होता है कि वहां पर कभी ट्रैकोमा किसी को होगा ही नहीं, एक संख्या होती है, एक लिमिट होती है कि भाई इससे अगर कम ये संख्या हो गई मतलब हम कहेंगे कि यहाँ पर ट्रैकोमा मुक्त हो चुका है। यहाँ समझ रहे हो ना आप लोग ये बात को, कई लोग कंफ्यूज जाते हैं कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, भाई किसी ना किसी को तो हो ही जाएगा कहीं से। बिल्कुल एक मिनिमम संख्या होती है, उस संख्या की बात यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पर हमने इसको खत्म कर दिया, जन स्वास्थ्य समस्या के तौर पर हमने इसको समाप्त कर दिया, ठीक है। अब देखो ट्रैकोमा के उन्मूलन के लिए डब्ल्यूएचओ कुछ एफर्ट्स कर रहा है। कौन सा एफर्ट मार रहा है भाई, उसने क्या किया, उसने 1993 में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, एक स्ट्रेटजी फॉलो की, इसका नाम रखा सेफ स्ट्रेटजी। तो प्रश्न पूछेगा सेफ स्ट्रेटजी किसके संदर्भ में है, तो ट्रैकोमा उन्मूलन के संदर्भ में है क्या सेफ स्ट्रेटजी। तो एस सर्जिकल ट्रीटमेंट, ए एंटीबायोटिक डिस्ट्रीब्यूशन, एफ फेशियल क्लीननेस और ई इन्वायरमेंटल इंप्रूवमेंट। इन चारों के माध्यम से ट्रैकोमा को मुक्त करने का डब्ल्यूएचओ का सेफ स्ट्रेटजी स्टार्ट किया गया 1993, ठीक है। बात समझ रहे हो। अब समझना कि हमारा मतलब डब्ल्यूएचओ का जो ट्रैकोमा को मुक्त करने का वैश्विक उन्मूलन का जो टारगेट था वो हुआ था वर्ष 2020। मतलब केवल भारत ऐसा नहीं है जो कि टीबी का टारगेट 2025 सेट करके बैठा हुआ है, ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने ट्रैकोमा के वैश्विक उन्मूलन का टारगेट सेट किया था वर्ष 2020, बाद में बढ़ा करके 2030 कर दिया कि लो भाई अभी हमसे हो नहीं पा रहा, 2030 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, बात समझ रहे हो आप लोग। अब देखो भाई भारत में सब तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं तो मैं इसको स्किप ही कर रहा हूँ। अब देखो अगला चीज, यहाँ से हम लोग कुछ वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ टीके के बारे में पढ़ेंगे
और लास्ट में मैं इन टीकों का आपको एक चार्ट बनवा दूंगा, ठीक है। जब चार्ट बनवाऊंगा तो चीजें याद करना और चीजें रिवाइज करना आपके लिए बहुत ईजी टास्क हो जाए। समझ रहे हो? समझो। हम यहाँ पर जो पहला टीका पढ़ने वाले उसका नाम है MVA-BN। अब ये MVA-BN क्या है? MVA-BN का पहले तो पूरा नाम समझने का प्रयास करो कि नाम है क्या, ठीक है। मॉडिफाइड वैक्सीन अनकारा बवेरियन नॉर्डिक। अब बवेरियन नॉर्डिक क्या है? तो बवेरियन नॉर्डिक डेनमार्क की एक कंपनी है जिसने MVA-BN इस वैक्सीन का विकास किया है, इस टीके का विकास किया है। कौन सी कंपनी? बवेरियन नॉर्डिक AS। समझे मेरी बात को? अब फिर से ध्यान से समझना, MVA-BN है किस चीज की टीका? तो एमपॉक्स का टीका है। एमपॉक्स क्या होता है? इसको पहले मंकी पॉक्स कहा जाता था। मंकी पॉक्स इसलिए हम लोग कहते थे, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो एमपॉक्स जो है ना, वो मंकी पॉक्स वायरस के कारण से होता है, ठीक है। ये एक जीनोटिक डिसीज है। जीनोटिक डिसीज वो डिसीज होते हैं जो कि जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं, ठीक है। जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं, उसको हम जीनोटिक डिसीज कहते हैं। लेकिन इसके अलावा ध्यान समझना, ये कुछ ऐसे भी डिसीज होते हैं जो कि जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं, लेकिन मनुष्यों से मनुष्यों में फैल सकते हैं। तो एमपॉक्स जो है ना, जानवरों से मनुष्यों में फैलेगा, लेकिन फिर एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति को भी हो सकता है। ये है एमपॉक्स। मंकी पॉक्स वायरस के कारण से होता है। प्रश्न पूछो कि एमपॉक्स किससे होता है? तो वायरस से होता है, ठीक है। एमपॉक्स मंकी पॉक्स वायरस से होता है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा आप लोग। सबसे पहले इसकी जो खोज हुई थी वो बंदरों की आबादी में हुई थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया था मंकी पॉक्स, ठीक है। मंकी पॉक्स इसका नाम पड़ गया था। चिकन पॉक्स, मंकी पॉक्स, समझ रहे हो ना आप लोग चीजें। तो ये मंकी पॉक्स इसका नाम इसलिए पड़ गया था। अब देखो, बाद में शोध किया गया, रिसर्च किया, तो ये पता चला यार ये मनुष्यों में भी हो सकता है। 1970 में कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में पहला मामला मनुष्य में दर्ज किया गया, इसलिए वर्ष 2022 में WHO ने इसका नाम मंकी पॉक्स से बदल करके एम पॉक्स कर दिया है, ठीक है। अब इसका नाम एम पॉक्स है, मंकी पॉक्स नहीं है। लेकिन यह है क्या? चूंकि बंदरों की आबादी में सबसे पहली बार देखा गया था, ठीक है, तो वहां से ये चीज निकल करके आई थी। सबसे पहली बार कहां पर हुआ था मनुष्यों में? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन है, 1970 में वहां पर ये घटना घटी थी। तो ये पूरा सिनेरियो है, ठीक है। एमपॉक्स समझ गए। इस एमपॉक्स के लिए, ठीक है, इस एमपॉक्स के लिए एक टीका बनाया गया, उसका नाम रखा गया MVA-BN। किसने बनाया? तो अब BN से याद करो, जो लास्ट में BN है उसे याद करो। बवेरियन नॉर्डिक, वो जो लास्ट का जो दो टर्म है ना, दो लेटर है ना, वो उसकी कंपनी का नाम दर्शा रहा है। हर कंपनी जो बनाएगी दवा को अपना नाम कहीं ना कहीं देना चाहेगी ना, तो बवेरियन नॉर्डिक ने वहां पर अपना नाम डाल दिया। अच्छा, अब समझो भाई, पॉइंट ये है कि डब्ल्यूएचओ ने वेस्को में एडल्ट्स में एमपॉक्स से निपटने के लिए पहले टीके को प्रयोग की मंजूरी दे दी है, ठीक है। पहले टीके के प्रयोग की, इसमें 2 टीका लगता है, पहले टीके के प्रयोग की मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा एडल्ट्स में, ठीक है। MVA-BN नाम इसका है। MVA-BN में जो BN है वो डेनमार्क की कंपनी बवेरियन नॉर्डिक, उसके द्वारा इसको बनाया गया है। ये एक नॉन रेप्लिकेटिंग टीका है, ठीक है। नॉन रेप्लिकेटिंग टीका जिसको बहुत सारे देशों में मान्यता दे दी गई है, ठीक है ना। समझना, ये जो टीका है, इस टीके को सबसे पहले अमेरिकी सरकार ने चेचक के टीके के तौर पर विकसित किया था, ठीक है। स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन के तौर पर विकसित किया था, लेकिन बाद में इसका प्रयोग आपका, ठीक है, इसका प्रयोग आपका किया जाने लगा। इसके लिए एमपॉक्स के लिए, बात समझ रहे हो आप लोग। चिकन पॉक्स के लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए इसको डेवलप किया गया था, और फिर इसको हम लोग किसमें यूज करने लगे? एमपॉक्स में। बवेरियन नॉर्डिक इस कंपनी का नाम ध्यान रखना है आप लोगों को। बस इतनी बातें यहाँ पर याद रखो, बाकी मैं जब आप लोगों को चार्ट बनवाऊंगा तो याद कराऊंगा। देखो एमपॉक्स के संदर्भ में एक पॉइंट यहाँ पर और समझो। एमपॉक्स को लेकर के 2024 में, ठीक है, वहीं पर, कहाँ पर? जहां पर पहली बार ये डिसीज मनुष्यों में देखा गया था, कहां पर? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में। अभी डब्ल्यूएचओ ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है, ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चिंता का पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी यहाँ पर घोषित किया गया है, क्योंकि एमपॉक्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। तो MVA-BN किसका वैक्सीन है? एमपॉक्स का वैक्सीन है। किसने बनाया? तो नॉर्डिक क्या नाम था, बॉल्टिक नॉर्डरमैन नहीं, बवेरियन नॉर्डिक, ठीक है। बवेरियन नॉर्डिक BN, ये जो कंपनी है MVA-BN, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। अच्छा, आप देखो, कालरा मतलब हैजा होता है, ठीक है, हैजा। हैजा के संदर्भ में 2 टीके यहाँ पर है, ठीक है। एक का नाम है हिलकॉल और दूसरे टीके का नाम आपका यहाँ पर है यूविकॉल। अब समझो, याद करना भी बहुत ईजी है। MVA-BN ये जो था, ये मंकी पॉक्स के लिए था, ठीक है, मंकी पॉक्स के लिए था। BN उसकी कंपनी का नाम था। यहाँ पर हम लोग 2 टीकों का नाम देख रहे हैं। एक का नाम देख रहे हैं हिलकॉल, कॉल मतलब कालरा, ये जो हैजा का इंग्लिश वर्ड होता है कालरा, उसकी बात यहाँ पर कर रहा, तो कॉल यहाँ पर भी आप लोगों का है, यहाँ पर भी है, तो याद करना बहुत ईजी है। यूवी कॉल
और ये आपका हिलकॉल, दोनों कालरा हैजा की टीके हैं। ठीक है, अब समझना भाई, हिलकॉल ये जो है हिलकॉल, इसमें जो स्टार्टिंग का ये जो HILL है ये क्या है, तो हिलमैन लेबोरेटरीज एक कंपनी है। इस कंपनी ने भारत के हैदराबाद स्थित बायोटेक कंपनी को, ठीक है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, इस कंपनी को इस टीके के निर्माण का परमिशन दे दिया है, लाइसेंस दे दिया है। हिलकॉल क्या है, तो हिलकॉल कालरा का हैजा का एक टीका है। हिलमैन लेबोरेटरीज को रिप्रेजेंट करता है। इस टीके का विकास इसी ने किया था। इसके द्वारा लाइसेंस दिया गया है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। तो अब हिलकॉल का निर्माण वो करेगी। ठीक है, हैजा की वैक्सीन है। हैजा बहुत भयंकर बीमारी है और पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो यह टीका 2030 का जो हमारा टारगेट है, टारगेट क्या है कि हैजा से संबंधित मौतों को हम 90% तक कम कर पाए। ये हमने टारगेट सेट किया हुआ है GTFCC, ग्लोबल टास्क फोर्स ऑन द कालरा कंट्रोल के लक्ष्य के अंतर्गत। ठीक है, हमारा टारगेट है कि 2030 तक हम 90% हैजा से होने वाली मृत्यु को रोक पाए, और इसमें हिलकॉल की भूमिका अच्छी होने वाली। तो हिलकॉल क्या है, हिलकॉल एक ओरल हैजा टीका है, सिंगल स्ट्रेन ओरल टीका है। हिलमैन लेबोरेटरीज ने बनाया है, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को ये परमिशन दी गई है। इसी प्रकार से देखो यूवी कॉल क्या है, यूवी कॉल क्या है, तो यूवी कॉल को भी WHO ने क्या किया है, अपनी प्री योग्यता सूची, प्री कुछ कम इसको कहते हैं यार, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कहीं लिखा है क्या, मतलब ठीक है, प्री क्वालिफाइड सूची से कुछ लिस्ट होती है, उसको जारी किया है। तो इस लिस्ट में यूवी कॉल को शामिल किया गया। यूवी कॉल क्या है ना समझना, यूवी कॉल एक इनएक्टिव ओरल वैक्सीन है। ठीक है, क्या है, एक इनएक्टिव ओरल वैक्सीन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका निर्माण किसने किया, तो आप यहाँ पर देखो यूवी कॉल। ठीक है, जब भी आपके प्रश्न में इस वैक्सीन पर प्रश्न आएगा, अभी पिछले बार आपसे RTS S1 में प्रश्न पूछा गया, तभी मैं आगे आऊंगा। ठीक है, मानो प्रश्न पूछा यूवी कॉल, तो देखो ये कॉल तो आपका कालर रिप्रेजेंट कर रहा है, यूवी उस कंपनी का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है। कंपनी का नाम क्या है, EU बायोलॉजिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, साउथ कोरिया की कंपनी है, इसने बनाया है। WHO ने यूवी कॉल को पूर्व योग्यता सूची में शामिल कर दिया है। ठीक है, पूर्व योग्यता सूची में शामिल कर दिया है। अब बात करिए हैजा के संदर्भ में, जो कालरा है, कालरा क्या है, तो एक डायरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये प्रश्न पूछा कि हैजा किससे होता है, तो जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कॉलेरी। ये भोजन या जल में चला जाता है, दूषित भोजन या जल के कारण से हैजा होता है। डायरियल इन्फेक्शन है, अतिसारीय संक्रमण होता है। ठीक है, इसके लिए 2 वैक्सीन आपने देखा, यूवी कॉल, कॉल कालरा, यूवी, तो EU बायोलॉजिक्स लिमिटेड, ये जो कंपनी इसने इसका निर्माण किया, WHO ने इसी को अपनी पूरी योग्यता सूची में शामिल किया। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा हेलीकॉल, हेलीकॉल जो है, हिलकॉल जो है, हिलकॉल हिलमैन लेबोरेटरीज के द्वारा बनाया गया है। हैदराबाद की भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को परमिशन दिया गया इसका निर्माण का। तो ये पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, 2 चीज आप लोग ये देख लिए। अब देखो तीसरा पॉइंट मलेरिया के संदर्भ में। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो R21 मैट्रिक्स M। ठीक है, R21 मैट्रिक्स M याद करना बहुत ईजी है। R21 करके जब भी आएगा ना तो मलेरिया का ये टीका होगा। ठीक है, ये द्वितीय मलेरिया रोधी टीका है, समझना, द्वितीय मलेरिया रोधी टीका है। और इंपॉर्टेंट ये कि अभी रिसेंट में कोट दी आइवर, इस देश ने इसको अपने टीकाकरण में कार्यक्रम में शामिल किया है, और विश्व का ऐसा करने वाला ये पहला देश है। ठीक है, विश्व का ऐसा करने वाला पहला देश। तो प्रश्न पूछेगा R21 मैट्रिक्स M को किस देश ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया है, तो कोटे डी आइवर ने शामिल। ठीक है, ये सेकंड मलेरिया रोधी टीका है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इस टीके का नाम है R21 मैट्रिक्स M। ठीक है, दूसरा ऐसा टीका है जिसका WHO ने सिफारिश किया है। इससे पहले एक RTS-SAS01 था। ठीक है, इसका जो कॉमर्शियल नेम था वो था मास्क्यूरिक्स। मास्क्यूरिक्स मलेरिया का एक टीका था। R21 मैट्रिक्स M, जिसको अभी कोट डी आइवर ने अपने यहाँ पर शामिल किया है, उस टीके को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। ठीक है, इसने विकसित किया यहाँ पर। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, दरअसल इन दोनों संगठनों के अलावा, मतलब जेनर इंस्टीट्यूट और सीरम इंस्टीट्यूट, इन दोनों के अलावा एक अमेरिका की कंपनी, उसका नाम है नोवावैक्स इंक। ठीक है, नोवावैक्स इंक, नोवावैक्स इंक की, ध्यान समझिएगा आप लोग, नोवावैक्स इंक की एडजुवेंट टेक्नोलॉजी को इसमें प्रयोग किया गया। अब एडजुवेंट टेक्नोलॉजी क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान समझना। ठीक है, कि एडजुवेंट एक ऐसा मेथड होता है जो किसी टीके का ऐसा कंपोनेंट होता है जो उस टीके के, उस वैक्सीन के प्रति बॉडी के इम्यून सिस्टम की रिएक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, जिससे वह टीका अधिक शक्तिशाली और टिकाऊ हो जाता है।
तो ये जो आपका है ना आल्टुवन मैट्रिक्स एम, जिसका निर्माण जेनर और सीरम ने किया है, ठीक है, जेनर और सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम है नोवावैक्स इंक, इनके एडजुवेंट टेक्नोलॉजी, एडजुवेंट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है वैक्सीन के प्रति जो उसका रिएक्शन होगा, उस प्रतिक्रिया होगी, उसको और तेज करने के लिए एडजुवेंट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। और इसमें किया क्या गया है, तो नोवावैक्स का जो इसमें एडजुवेंट शामिल है वो सोपानिन बेस्ड है, सोपोनिन बेस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा था समझना, सोपोनिन बेस्ड है। सोपोनिन क्या होता है, तो सोपोनिन चिली में पाए जाने वाले एक वृक्ष है, उसका नाम है सोप बार्क या फिर क्यूलाजा सेपोनेरिया। तो सोपोनिन एक एडजुवेंट है जिस जो कि चिली में क्यूलाजस सेपोनेरिया या सोप बार्क पेड़ में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं। इसी एडजुवेंट का प्रयोग किया गया है आल्टुवन मैट्रिक्स एम में। समझ गए मेरी बात को? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारा पॉइंट मैं आप लोगों को लिंक करके अब समझा देता हूं कैसे, एक साथ ध्यान समझना। मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को सारे वैक्सीन का, जितना वैक्सीन भी मैंने आपको डिस्कस किया उनका यहाँ पर आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोग बना भी लेना अपने अपने पास, ठीक है? चलो क्या बनाना है, सबसे पहले बनाओ कि वैक्सीन का नाम क्या है। कौन कौन सी वैक्सीन आपने अभी आज पढ़ी? पहले तो आपने पढ़ी MVABN, पढ़ा याद है? क्या पढ़ा आपने इसके बारे में? ये एमपॉक्स का पहला वैक्सीन है, एमपॉक्स का पहला वैक्सीन है, ठीक है? और मतलब वेस्को के लिए पहला वैक्सीन का यहाँ पर अभी लाइसेंस दिया गया WHO के द्वारा, ठीक है? लिख लो ऐसे, लिखो वेस्को में टेस्ट के लिए, ठीक है, टेस्ट के लिए पहले टीका का यहाँ पर परमिशन WHO ने दिया है, ठीक है? एमपॉक्स होता किससे है, तो ये वायरस से होता है, ठीक है? इसका निर्माण किसने किया, तो ये जो BN है, ठीक है, वही है यहाँ पर आपका BN, बवेरियन नॉर्डिक AS, डेनमार्क की एक कंपनी है, ठीक है? अच्छा, और देखो आपने इसके बाद पढ़ा हिलकॉल, ठीक है, आपने हिलकॉल पढ़ा, इसके साथ ही आपने पढ़ा यूवी कॉल, ठीक है, यूवी कॉल, ये दो आपने कालरा की हैजा के टीका देखा, ठीक है? हिलकॉल और यूवी कॉल, ठीक है, ध्यान समझना, दोनों कालरा का टीका है। अब समझना जो हैजा होता है वो क्या होता है, हैजा एक डायरियल इन्फेक्शन है जो कि विब्रियो कॉलरी नाम के बैक्टीरिया या फिर जीवाणु से होता है, ठीक है? ये दूषित भोजन या जल का सेवन करने के कारण से होता है। प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी दूषित भोजन या दूषित जल के सेवन से होता है, तो कालरा हैजा उसका नाम है, ध्यान रखना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अब समझो ये आपका किससे होता है, तो ये आपका बैक्टीरिया से होता है। मैंने आपको नाम भी अभी याद करा दिया, ठीक है, नाम भी याद करा दिया, क्या, विब्रियो कॉलेरी। अच्छा, इसका निर्माण किसने किया, हिल कॉल का और यूवी कॉल का। तो हिल कॉल का अगर हम बताएं आपको, तो हिलमैन लेबोरेटरीज जो है, इसने परमिशन दिया, इसने लाइसेंस दिया किसको, भारत की भारत बायोटेक जो आपकी कंपनी है हैदराबाद वाली, ठीक है, इस कंपनी को परमिशन दिया गया, ठीक है? यूवी कॉल का जो निर्माण है वो EU बायोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा किया गया है, EU बायोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा किया गया, ठीक है? ये चार्ट बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं चार्ट आप लोगों को बस रिवाइज करा रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान समझना और समझो। हमने दो वैक्सीन और देखी, आल्टुवन मैट्रिक्स एम देखा यहाँ पर हमने, ठीक है, ये आपका मलेरिया का सेकंड वैक्सीन था। और मलेरिया का जो पहला वैक्सीन था उसका नाम था आल्टुएस AS01, इसी का नाम था मॉस्क्यूरिक्स, ठीक है? इसका कॉमर्शियल नेम रखा गया था मॉस्क्यूरिक्स, याद है आप लोगों को ये वाली पॉइंट, ठीक है? तो आल्टुवन मैट्रिक्सम और आल्टुएस AS01 ये दोनों मलेरिया के टीका हैं। आल्टुवन मैट्रिक्सम सेकेंड वैक्सीन है और आल्टुएस AS01 जो आपका ये पहला वैक्सीन है, ठीक है? अब ध्यान देना, मलेरिया होता कैसे है, तो मलेरिया एनाफिलीज मादा मच्छरों के काटने से होता है। ये प्लाज्मोडियम परजीवी जो कि प्रोटोजोआ होते हैं, इनके संक्रमण के आने से फैलता है, ठीक है? तो ये प्रोटोजोआ से होने वाला डिसीज है जिसमें जो ट्रांसपोर्टर होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर होते हैं, ठीक है? उनका डंक बहुत बड़े होते हैं, उसी से वो काटती हैं और उसी से आपको ये होता है, ठीक है? यूपीएससी में प्रश्न पूछा हुआ कि मादा डंक और पुरुष डंक में किसका डंक बड़ा होता है, क्या पूछता है, ठीक है? तो आल्टुवन मैट्रिक्स एम प्रोटोजोआ से होने वाला एक डिसीज है। आल्टुवन मैट्रिक्स एम, इसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट और जेनर इंस्टीट्यूट इन दोनों ने किया है, लेकिन इसमें जो एडजुवेंट टेक्नोलॉजी यूज किया गया है वो आपका अमेरिका का नोवावैक्स इंक करके कंपनी है, उसका यहाँ पे प्रयोग किया गया, ठीक है? इसमें जो चीज प्रयोग की गई है वो आपकी जो एडजुवेंट यहाँ पे प्रयोग किया गया है वो है सेपोनिन बेस्ड एडजुवेंट। और सेपोनिन क्या है, तो क्यूलाजा सेपोनेरिया, या फिर अगर मैं आपको बताऊं तो सोप बार्क नाम का एक ट्री है, उसका एक नेचुरल कंपोनेंट है, ठीक है, इसका नाम है सेपोनिन, उससे इसको बनाया गया है। मलेरिया जब होता है तो आपको पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है, मलेरिया जब होता है तो स्प्लीन है, स्प्लीन मतलब प्लीहा जो होता है, ठीक है, जो प्लीहा होता है, RBC काउंट कम होने लगता है ना इसमें, तो जो स्प्लीन या प्लीहा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है इसमें, मलेरिया में, ठीक है? मलेरिया में सबसे अधिक प्रभावित होने जो रोग है, जो बॉडी पार्ट है वो है स्प्लीन या फिर प्लीहा।
ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का सारा वैक्सीन यहाँ पर हो गया, ठीक है। देखो अब इसके बाद जो आप लोगों का टॉपिक बचा है ना, वो बचा डिफेंस टेक। डिफेंस टेक का टॉपिक अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा इन द सेंस 1 से 1.5 घंटा ये समय लेगा, लगभग 1.5 घंटे का समय लेगा। और इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को ना शांतचित्त चाहिए होगा, क्योंकि हमको इसमें बहुत सारी चीज़ें याद करनी है, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, 159 पेज तक है। और कहाँ पर हम लोग हैं इस समय, हम लोग हैं यहाँ पर 150 पर, ठीक है। तो 9 पेज का ये आपका टॉपिक है, ठीक है। 9 पेज मतलब लगभग 2 घंटा लग जाएगा, ठीक है। इस टॉपिक को मैं आप लोगों को अगली क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। आई होप कि क्लास आप लोगों की अच्छी चल रही होगी, क्लास आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दो, बताओ कि चीज़ें आप लोगों को याद हो रही हैं कि नहीं हो रही। देखो क्लास के साथ साथ 500 करंट अफेयर्स MCQ सब लोगों को करना कंपलसरी है, ठीक है। और इसके लिए कहीं से फ्री के चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई। 99 रुपये का फीस, आप समझो ना, ये फीस क्या है, कुछ नहीं है मेरे भाई। आप जाओगे, आप 2 कप चाय पियोगे 50-50 रुपये का, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाओगे, अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओगे, दे करके आ जाओगे। तो चीज़ों को समझो, जो चीज़ें ज़रूरत है उन चीज़ों को परचेज करिए, लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्राइस मांगा जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्राइस तो मैं खुद कहता हुआ कहीं से ले लो, जुगाड़ कर लो। ये बहुत सस्ते रेट पे आपको चीज़ दी जाएगी, तो आप लोग उसको ज्वाइन करो, ठीक है। और इनके 500 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है अपने में वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको सॉल्व करिए, पूरा कंटेंट आप लोगों का तैयार होगा। फिर आप लोगों का जो अगली क्लास होगी, उस क्लास में हम लोग साइंस टेक को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग का बचेगा इकोनॉमिक्स का पोर्शन। तो इकोनॉमिक्स के पोर्शन के लिए मैं आप लोगों को एक हिंट दे रहा हूँ। इकोनॉमिक्स में हमने यूपी बजट और सेंट्रल बजट, ठीक है, दोनों बजट पर एक अलग अलग क्लास की, ठीक है। 1.5 घंटे की दोनों की क्लास है। मेरा पहला सजेशन ये है आप लोगों का कि वो दोनों बजट की क्लास आप लोग जरूर करो। मतलब कंपलसरी है कि वो बजट की क्लास आप लोगों को करनी ही करनी है। कौन सी बजट की क्लास? यूनियन बजट और उत्तर प्रदेश बजट, दोनों की लिंक मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। जिसको आज अभी 1.5 घंटा 2 घंटा की क्लास और करने का इच्छा है, वो बजट की ये दोनों क्लास निपटा लो। हम लोग इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे तो बजट की हम लोग उतना डीपली एनालिसिस नहीं करेंगे, हम लोग केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते देखते आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से चीजें याद कराई हैं, तो ये तो आपको मजा देगा ही देगा। इसमें मैंने क्वेश्चंस भी शामिल कराए, ठीक है। MCQ फॉर्मेट में मुझे लगता है 40-50 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आप लोगों को कराए हैं इस क्लास में, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस कर लीजिएगा, बहुत अच्छा आप लोगों को हेल्प मिलेगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद और जय भारत।